कि ठीक एक दिन पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैंने न तो राशन जमा किया और न ही कोई सुरक्षित ठिकाना बनाया, और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कोई बड़ा जहां खरीदने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लेकिन गनीमत है कि मेरे पास एक जादुई मछली पकड़ने वाली बंसी है जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। बस कांटा डालो और ये लगातार अपग्रेड होकर दुनिया की कोई भी चीज फंसा सकती है। सोचता हूँ वो कल की बात थी या परसों की। बाढ़ ने मेरे नीचे खड़ी 15 मंजिला पुरानी इमारत को पूरी तरह निगल लिया था। मैंने घर का सारा काम आने वाला सामान तोड़ ताट कर एक काम चलाऊ लकड़ी का बेहा बनाया और पानी में निकल पड़ा। तभी मेरी गर्लफ्रेंड चुशिन का मैसेज आया। लान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा घर बस डूबने ही वाला है। तुम जल्दी आकर मुझे यहाँ से निकाल लो ना। मेरे चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत टाइप करके जवाब दिया। डरो मत शिन, मेरा इंतजार करो। तुम दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। खुद से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हें बचाने जल्द से जल्द आऊंगा। ये सेंड करते ही मैंने सैटेलाइट नेटवर्क बंद कर दिया, फोन को वाटरप्रूफ कवर में डाला और बैग में ठूंस लिया। मैं आऊंगा तुझे बचाने मेरे ठेंगे से। पिछले जन्म में इसी औरत और मेरे कमीने दोस्त चेंजे ने मुझे अपने ही हाथों से एक भूखी विशालकाय शार्क के आगे फेंक दिया था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैंने अपने बैग में बचे कुछ थोड़ी सी सामान पर नजर डाली। अब समय आ गया था कांटा फेंकने का। भारी उत्साह के साथ मैंने तुरंत अपनी बंसी पानी में उछाल दी, लेकिन करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद भी पानी में कोई हलचल नहीं हुई। हार मानकर जैसे ही मैं धागा वापस खींचने लगा, अचानक किसी भारी चीज ने बंसी को पूरी ताकत से नीचे की तरफ खींचा। मेरी नसें तन गई और मैं पागलों की तरह चरखी घुमाकर धागा समेटने लगा। पानी के अंदर फंसी वो चीज बहुत ताकतवर थी। उसने तो मुझे भी लगभग पानी में घसीट ही लिया था। मैंने दांत भींचे और अपनी पूरी जान लगाकर बंसी को ऊपर खींचा, और अगले ही पल पानी फाकर एक लाल सी परछाई बाहर उछली। शिकार सफल। बधाई हो, आपको मिला है एक पैकेट स्पाइसी स्नैक्स। आपको मिलता है एक स्किल पॉइंट। मेरी आंखें फड़क उठी। ये तो कुछ ज्यादा ही बेतुका था। सच में मछुआरों की वो कहावत बिल्कुल सच साबित हो गई कि एक मछुआरा मछली को छोड़कर बाकी सब कुछ पकड़ सकता है। और ऊपर से सिर्फ एक बार कांटा फेंकने में ही मेरी 10 पॉइंट एनर्जी खर्च हो गई। इसका मतलब है कि मैं दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 10 बार ही मछली पकड़ सकता हूँ। अगर यही रफ्तार रही तो लेवल अप करने में मुझे कम से कम 12 दिन लग जाएंगे। मैं दिल से ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे पास अब ताकत बढ़ाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, क्योंकि 7 दिन बाद समंदर के जीवों में पहला म्यूटेशन होने वाला है। तब वो बहुत ज्यादा खूंखार और हमलावर हो जाएंगे और उनमें सोचने समझने की थोड़ी अक्ल भी आ जाएगी। ये सोचते ही मैंने घबराकर जल्दी से अपना कांटा फिर से पानी में फेंक दिया। कुछ ही पलों बाद दूर तैरते हुए उस कांटे पर एक हल्की सी सुनहरी चमक झिलमिलाने लगी। क्या सच में मेरे हाथ कोई गोल्डन लेजेंडरी चीज लग गई है? मैंने तुरंत पूरी ताकत लगाकर कांटे को ऊपर की तरफ खींचा। फिशिंग रॉड की चरखी बहुत तेजी से घूमने लगी, इतनी तेज कि उसमें से हाथ जला देने वाली चिंगारियां निकलने लगी। मैंने जोर से अपने दांत पीसे और धड़ाम से पीछे की तरफ पीठ के बल गिर गया, ताकि अपने पूरे शरीर का वजन लगाकर उस फिशिंग रॉड को रोक सकूं जो अब मुड़कर आधी गोल हो चुकी थी। लेकिन पूरी जान लगा देने के बाद भी वो चरखी 1 इंच भी नहीं घूमी। तभी मेरी लकड़ी की नाव भी बुरी तरह से डगमगाने लगी और नाव के किनारों से पानी अंदर भरने लगा। काफी देर तक यही खींचतान चलती रही और अब मेरे शरीर की पूरी ताकत जवाब देने लगी थी। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। जब मैं इसे खींच ही नहीं पा रहा हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि इसी की सारी ताकत खत्म हो जाए। बस फिर क्या था, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी और फिशिंग रॉड को नाव के तख्तों के बीच फंसा कर पक्का कर दिया, और साथ ही खड़ा होकर रॉड के आगे का हिस्सा पकड़ लिया जैसे कोई नाव का हैंडल हो। और इत्तेफाक से वो चीज मुझे सीधा बंदरगाह की तरफ खींच रही थी, और वही तो वो जगह थी जहाँ मुझे वो मछुआरों वाली नाव मिली थी जिसने मेरी जान बचाई थी। जैसा मैंने सोचा था, उस जबरदस्त खिंचाव से मेरी नाव पलक झपकते ही पानी चीरती हुई आगे बढ़ने लगी, और मैं अपनी नाव पर ऐसे खड़ा था जैसे समंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रहा हूँ। ये नज़ारा देखकर छत पर दुबके हुए बाकी सर्वाइवर्स की तो आंखें ही फटी रह गईं। लेकिन मेरे पास इन सब पर ध्यान देने का बिल्कुल वक्त नहीं था, क्योंकि नाव को पलटने से बचाने के चक्कर में वो पानी के नीचे वाली चीज मुझे बहुत तेजी से अपने साथ खींचे जा रही थी। गोदी के चारों ओर उस खुले समंदर में मैंने दर्जनों चक्कर लगाए, और फिर पानी के नीचे वाली वो चीज धीरे धीरे थकने लगी। मैंने सही मौका देखा और तुरंत अपनी मछली पकड़ने वाली डोर खींच ली, और अगले ही पल पानी की सतह पर एक सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ। एक गहरी चमक वाली बैंगनी और काले रंग की अंगूठी छन से मेरी लटकई की नाव पर आ गिरी। शिकार कामयाब रहा।
आपको एक गुप्त चीज मिली है, स्पेस रिंग। इसकी दुर्लभता सुपर पावर के स्तर की है। इस अंगूठी की जगह रखने की क्षमता मालिक की दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ विकसित होगी। अभी के लिए इसमें सिर्फ सिस्टम से मिली चीजें और समंदर से पक्का गया सामान ही रखा जा सकता है। वाह, यकीन नहीं होता कि ये सच में कोई सुनहरी जादुई चीज है। मैं बुरी तरह हांफता हुआ अपनी नाव पर निढाल होकर गिर पड़ा। मैंने बस मन में सोचा और अपनी उस जादुई डोर और चटपटे स्नैक्स को पलक झपकते ही उस अंगूठी की 5 घन मीटर वाली जगह में रख दिया। खुशी के मारे मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपनी आंखें बंद की और लहरों के साथ बहने लगा। ठीक उसी वक्त फेंग जियांग युआन नाम की एक बहुत ही महंगी सोसाइटी में चू शिन झुंझलाहट में अपना जोन चला रही थी। उसे अब भी मेरे आकर उसे बचाने के मैसेज का इंतजार था। तभी चेंजे वहां आया और उसने पीछे से चू शिन की पतली कमर में अपनी बाहें डाल दी। अरे फिक्र मत करो, वो तुमसे इतना प्यार जो करता है, देखना अपनी जान पर खेल कर भी वो तुम्हें बचाने जरूर आएगा। ये सुनकर चू शिन ने हल्के से अपनी त्योरियां चढ़ाई। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। चेंजे ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, यू जान इस वक्त तक पक्का किसी कुत्ते की तरह पागलों की तरह नाव चला रहा होगा। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा मैं लात मारकर उसे नाव से नीचे गिरा दूंगा और फिर अपने चाचा की यॉट लेकर तुम सबको बचाने आ जाऊंगा। सोफे पर अपना कुत्ता लिए बैठे तीसरी चाची और दूसरे चाचा उनकी बातें सुनकर तुरंत उनके पास आ गए। अरे वाह, हमारा छे कितना समझदार है, हमारी शिन को तुम मिल गए। ये तो हमारे चू परिवार की खुशकिस्मती है। लू जान जैसे उस घटिया इंसान से तो तुम लाख गुना बेहतर हो। उन दोनों की ये मक्खनबारी सुनकर चेंजे ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मक्कारी छलक रही थी और फिर उसके हाथ अनजाने में ही चूशिन के बदन को सहलाने लगे। ये सब देखकर दूसरे चाचा और चाची शर्म के मारे अपना मुंह घुमाकर कुत्ते के साथ खेलने का नाटक करने लगे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोनों को जरा सा भी टोके। वही दूसरी तरफ 1 घंटे आराम करने के बाद मैंने फिर से मछली पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बस 4-5 घंटे में ही अंधेरा होने वाला था और रात के वक्त ये समंदर जमा देने वाला ठंडा हो जाता है। तो पहली बार कांटा डालने पर सिगरेट का एक पैकेट फंसा, दूसरी बार में सब्जी काटने वाला चाकू निकला, फिर चौथी बार कांटा डालने पर मैंने देखा कि कुछ तैर रहा है जिससे हल्की हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। मेरी नजर एकदम टिक गई। मैंने तुरंत फिशिंग रील को थोड़ा ढीला किया और साथ ही रॉड को दाएं बाएं हिलाने लगा ताकि उस चीज के तैरने की लय टूट जाए। मैंने अपनी सांस रोक ली और अगले ही पल रील का हैंडल तेजी से घुमाया। अचानक एक चौकोर भूरे रंग की परछाई पानी चीरते हुए बाहर आ गई। फिशिंग कामयाब रही, छुपी हुई चीज मिल गई। बेसिक वर्क बेंच, रेयरिटी एक्सीलेंट लेवल। इसका इस्तेमाल ब्लूप्रिंट बनाने और जोड़ने के लिए होता है। इसमें रोहाना एक बार बेसिक चीजों को तोड़ने का फीचर भी है। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी गाड़ी या नाव से बाइंड करना जरूरी है। इसका ब्लूप्रिंट फीचर सिर्फ नॉर्मल और एक्सीलेंट क्वालिटी की चीजों पर ही काम करेगा और इसका तोड़ने वाला फीचर रोज रात 12 बजे रिफ्रेश होता है। मैंने अपने पैरों के नीचे उस लकड़ी की नाव को देखा जो कभी भी टूटकर बिखर सकती थी। बिना कुछ सोचे मैंने नाव के बीचों बीच अपना एक घुटना टेका और अपने दोनों हाथों से वर्क बेंच को नाव के सबसे मोटे जोन पर कसकर दबा दिया। बाइंड। अगले ही पल उस वर्क बेंच से अचानक एक सुनहरी रोशनी की लहर सी फूट पड़ी जिसने पल भर में पूरी नाव को अपनी चपेट में ले लिया। नाव का एक तख्ता और रस्सी की हर गांठ ऐसा लगा जैसे किसी जादुई ताकत ने उन सबको आपस में जोड़कर कभी न टूटने वाला बना दिया हो। और हाँ, इस वर्कबेंच का एक और कमाल का इस्तेमाल था, वो था इसका डिसमेंटल फीचर। मैंने झटपट अपना बैग छाना और उसमें से 4 हीटिंग पैड निकाले। जब ये चीजों को तोड़ सकता है तो चलो देखते हैं कि क्या कबाड़ से कुछ कमाल की चीज बन सकती है। मैंने उन हीटिंग पैड को वर्कबेंच के खांचे में डाल दिया। एक तेज रोशनी उठी और फिर धीमी हो गई और मेरी हथेली के आकार का एक गहरा काला टुक्का उस खांचे में आ गया। डिसमेंटल पूरा हुआ। एक लो प्यूरिटी वाला आयरन कार्बन मटेरियल मिला है। हवा के संपर्क में आते ही ये 65 डिग्री की गर्मी छोड़ता है। ये पानी में भी नहीं बुझता और करीब 12 घंटे तक चलता है। ये गर्माहट देने वाले गियर बनाने का बेसिक आइटम है और इमरजेंसी में आग तापने के भी काम आ सकता है। अरे बाप रे, क्या बवाल सी है। मेरी आंखें चमक उठी। यह तो बिल्कुल एक छोटे से पोर्टेबल हीटर की तरह है। आज रात तो यही मेरी जान बचाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपनी स्पेस रिंग में रखा, आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए। मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। पिछले जन्म में बारिश रुकने के बाद पूरे 5 दिनों तक मौसम साफ था। क्या किसी ने मेरी किस्मत की कहानी ही बदल दी? फिर से भारी तूफान आने के एहसास ने मुझे अंदर तक डरा कर रख दिया। अगर ऐसा हुआ तो मेरे शरीर की गर्मी तेजी से खत्म हो जाएगी और बहुत मुमकिन है कि मैं आज रात ही ठंड से जमकर मर जाऊंगा। अगले ही पल एक जोरदार बिजली कड़की और तूफानी बारिश के साथ बड़ी बड़ी लहरें मुझ पर टूट पड़ी। मैं झटके से हवा में उछल गया
और सीधा हड्डियों को जमा देने वाले बर्फीले समुद्र में जा गिरा। जमती हुई घुटन मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। अपने फेफड़ों के भयंकर दर्द को सहते हुए मैं पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरा और लकड़ी के बेड़े का किनारा पकड़ लिया। अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर मैं उस पर चढ़ गया और अगली खूंखार लहर का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। भयानक तूफान अब हल्की हल्की बारिश में बदल चुका था, लेकिन मेरे शरीर की गर्मी इतनी तेजी से गिर रही थी कि अब मेरे होश उड़ने लगे थे। सब धुंधला हो रहा था। मैंने कांपते हाथों से अपनी स्पेस रिंग में से जान बचाने के लिए वह हीटिंग पैड निकालने की कोशिश की। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक तेज चुभने वाली सर्चलाइट की रोशनी चमकी और उसके तुरंत बाद इंजन की एक भारी आवाज गूंज उठी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और उस रोशनी की तरफ देखा। मेरी यादों में बसी वही टूटी फूटी छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव बारिश को चीरते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मेरे बेड़े के पास आकर नाव रुकी। फिर एक हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया और नाव पर ले जाते हुए जोर से चिल्लाया, थोड़ी देर में इस छोटे बेड़े को भी ऊपर खींच लेना। इसे तोड़कर जलाने के लिए बढ़िया लकड़ियाँ मिल जाएंगी। कुछ ही पलों में मैं एक गर्म और सूखी केबिन के अंदर था। तभी सांवले रंग की एक लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, बाहर इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, क्या जरूरत थी इसे बचाने की। उस आदमी ने बस मुस्कुराकर मुझे धीरे से जमीन पर लिटा दिया और फुर्ती से मेरी पूरी तरह भीगी हुई जैकेट उतारने लगा। झांग श्याओमिन भले ही मुंह से बड़बड़ा रही थी, लेकिन फिर भी उसने एक हल्की आंच वाली छोटी अंगीठी उठाई और उसे मेरे सामने फेंक दिया। ओए कमीने, मेरे पापा ने तरस खाकर तेरी जान बचाई है। तुझे चेतावनी दे रही हूँ, दिमाग में कोई फितूर मत पालना, वरना एक लात मारूंगी और सीधा मछलियों का चारा बनने पानी में गिरेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पलकें उठाई और उसे घूर कर देखा। माना कि लड़की खूबसूरत है, लेकिन उसके शरीर की ये गठीली मांसपेशियां देखकर लगता है कि वो पक्का कोई मार्शल आर्ट्स जानती है। भाई, इससे पंगा लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर गए, मैंने मन ही मन सोचा और अपनी स्पेस रिंग से गर्मी पाने के लिए वो लोहे और कार्बन का टुकड़ा निकाल लिया। जैसे ही मेरे शरीर में थोड़ी जान आई, मैंने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि दरवाजे के बाहर से कुछ पीटे जाने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैंने देखा कि बाहर डेक की छतरी के नीचे एक 100 किलो का वो पीले बालों वाला मोटा आदमी फायर वाली कुल्हाड़ी उठाकर मेरी उस लकड़ी की नाव पर पागलों की तरह वार कर रहा था। क्या ये मनहूस चीज लोहे की बनी है? मैं इतनी देर से काट रहा हूँ, पर इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। ये कहते हुए जुआंग न्यू ने कुल्हाड़ी फेंक दी और हार मानकर डेक पर ही धम से बैठ गया। उसके बगल में खड़े लंबे और पतले पीले बालों वाले चेन यांग ने उसे कामचोरी करते देख सीधा एक लात जड़ दी। रोजाना मुफ्त का इतना सारा मांस ठूंसता है और तुझसे एक सड़ी सी नाव तक नहीं काटी जा रही। तभी वहाँ झांग वेगुओ की आवाज गूंजी, तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों उतरे हुए हैं? उन दोनों ने फीकी सी हंसी हंसते हुए उस लकड़ी की नाव की तरफ इशारा किया। झांग चाचा, ये चीज तो अजीब ही तरह से सख्त है, कुल्हाड़ी से कटी नहीं रही। झांग वेगुओ थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को जाकर आराम करने का इशारा किया। तुमने जिस घाट पर यॉट के खड़े होने की बात कही थी, हम बस वहीं पहुंचने वाले हैं। घाट मिलते ही मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। इतना कहकर वो झांग श्याओमिन को अपने साथ लेकर कंट्रोल रूम में लौट गया। झांग बाप, बेटी को दूर जाते देख। चेन यांग ने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी घुमाई और धीमी आवाज में एक शैतानी हंसी हंसा। हाँ, एक बार वो यॉट मिल जाए, फिर तुम बाप बेटी भी मछलियों का चारा बनने के लिए तैयार रहना। जुआंग न्यू अचानक से खौफ में उठ खड़ा हुआ। चेन भाई, क्या हम सच में किसी की जान लेने वाले हैं? मुझे जेल जाने से डर लगता है। चेन यांग ने उल्टे हाथ से उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अबे उस सुअर के दिमाग, पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है, अब खाक जेल जाओगे तुम। उसी वक्त आराम कक्ष में तुमने अपना चकराता हुआ सिर पकड़ रखा था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। सिस्टम पैनल चेक करने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि सच में तुम्हें काफी तेज जुकाम हो चुका है। इस कयामत की दुनिया में जहाँ न डॉक्टर है न दवाइयाँ, एक तेज जुकाम कभी कभी किसी प्राकृतिक आपदा से भी ज्यादा जानलेवा साबित होता है। हालांकि जैसे ही तुम रेंगते हुए पानी ढूंढने के लिए कंट्रोल रूम के दरवाजे तक पहुँचे, अंदर हो रही बातचीत ने अचानक तुम्हें चौंका दिया। झांग शियाओमिन ने झिझकते हुए कहा, वो दोनों सुनहरे बालों वाले लड़के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हम सच में उनकी यॉट ढूंढने में मदद करने वाले हैं? झांग वीगुओ ने शियाओमिन का कंधा थपथपाते हुए कहा, फिक्र मत कर बच्ची, एक बार यॉट मिल जाए तो हम बस थोड़ा सा पेट्रोल निकालेंगे और पश्चिम में शिगवांग पहाड़ की तरफ निकल जाएंगे। सुना है वहाँ कुछ लोगों ने एक अस्थायी ठिकाना बनाया है, बचने का बस वही एक रास्ता है। दरवाजे के बाहर खड़े तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिछले जन्म में, अगर मुझे ठीक से याद है, वो जगह 500 मील के दायरे में इकलौता सुरक्षित सरकारी बेस था। अफसोस की बात है कि पिछले जन्म में उस बेवकूफ चेन जय की वजह से
हम समंदर में इस कबाड़ यॉट को ढूंढने के चक्कर में पड़े रहे और वहाँ से निकलने का सबसे सही वक्त हाथ से निकल गया, जिसकी वजह से मैं उनके भागने का मोहरा बनकर मारा गया। और जैसे ही मैं ये सब सोच रहा था, जांग शियाओमिन ने अचानक से दरवाजे का हैंडल घुमा दिया और अगले ही पल मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने झेंपते हुए उन दोनों की तरफ देखा और मुश्किल से कहा, वो क्या है ना, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? झांग वीगो ने त्योरियां चढ़ाई। आगे बढ़कर उसने मेरा माथा छुआ और अगले ही पल वो उछल पड़ा। अरे बाप रे, ये तो बहुत तप रहा है। बच्ची, जल्दी से थोड़ा गर्म पानी करके ला। शियाओमिन को वहाँ से भेजकर उसने अपने बगल का दराज खोला। फिर उसने तुरंत एक दवा की डिब्बी निकाली जिस पर 999 लिखा था। सोचो जरा, सभ्यता के तबाह होने के बाद की इस कयामत वाली दुनिया में एक दवा के बदले तो कोई हुस्न की परी भी रात भर तुम्हारी सेवा करने को तैयार हो जाए। वही गुओ ने उसमें से एक गोली निकाली और मेरे हाथ पर रख दी। मुझे बहुत गर्माहट और अपनेपन का एहसास हुआ। ये चीज बहुत कीमती है, मेरे पास भी अब ज्यादा नहीं बची है। तुम ये एक गोली खा लो, इससे तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अपनी हथेली पर रखे उस कैप्सूल को देखकर मेरी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। झांग वे गुओ सच में एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन अफसोस, इस कयामत वाली दुनिया में अक्सर अच्छे लोग ही सबसे पहले मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वो दवा खाकर उसे शुक्रिया कहा, तभी अचानक दरवाजे के बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, झांग चाचा, जल्दी से नाव रोकिए, हमें एक यॉट मिल गई है। ये सुनकर झांग वे गुओ ने नाव का स्टीयरिंग अपनी बेटी को थमा दिया, जो भागकर वहाँ आई थी, और तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। वो नाव के किनारे पर खड़ा हो गया और जल्द ही वो लोग उस यॉट के पास पहुँच गए। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी जान ही ले लेगा। चेन यांग ने जुआंग न्यू को आंखों ही आंखों में एक इशारा किया और झांग वेई गुओ के पीछे पीछे मुआयना करने के लिए यॉट पर कूद गया। उन्होंने देखा कि यॉट का फ्यूल मीटर एकदम फुल था और यॉट के अंदर भी कोई खराबी नहीं थी। इस वक्त झांग वेई गुओ को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। चेन बेटा, अब जब हमें ये नाव मिल ही गई है तो हमने पहले जो थोड़ा सा फ्यूल उधार लेने की बात तय की थी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चेन यांग ने अपने हाथों की धूल झाड़ी और दांत दिखाते हुए बड़ी ही कुटिल मुस्कान दी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। झांग चाचा ने कुछ मांगा हो और हम मना कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद वो औजार लेने के लिए वापस पुरानी नाव की तरफ मुड़ गया। वही झांग वेई गुओ अपना सिर झुकाकर पूरी लगन से फ्यूल का पाइप सेट करने लगा, लेकिन अगले ही पल एक भारी डंडे के जोरदार वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो औंधे मुंह सीधा डेक पर जमे पानी में जा गिरा। उसका शरीर 2 बार तड़पा और फिर बिल्कुल शांत पड़ गया। चेन यांग ने वो लकड़ी का डंडा फेंक दिया और चोट की वजह से सुन पड़े अपने हाथ को झटकने लगा। तब तक जुआंग न्यू ने पहले से तैयार रखी नायलॉन की रस्सी उठाई और अधमरे पड़े झांग वेई गुओ के हाथ पीछे करके उसे कसकर बांध दिया। तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुला। झांग शाओमिन की नजर सीधे अपने पिता पर पड़ी, जो जमीन पर गिरे हुए थे। उसने एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचा और दरवाजे के पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा उन पर झपट पड़ी। लेकिन चेन यांग की फुर्ती बहुत तेज थी। उसने तुरंत झांग वेई गुओ के बाल कसकर पकड़ लिए। फिर तुरंत उसने अपना चाकू उसकी गर्दन की नस पर लगा दिया। झांग शाओमिन की कुल्हाड़ी हवा में ही रुक गई। उसकी आंखें रो कर एकदम लाल हो चुकी थीं। क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? अगर मेरे पिता न होते तो तुम लोग कब के समंदर में मछलियों का चारा बन गए होते। चेन यांग ने जमीन पर थूका और बड़ी नफरत से बोला, मैंने तो तुम्हारे आगे भीख नहीं मांगी थी कि मुझे बचाओ। ये फालतू के एहसान मुझ पर मत जताओ। कुल्हाड़ी फेंक दो और घुटनों के बल बैठ जाओ। झांग शाओमिन लाचार होकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अगले ही पल वांग न्यू ने मोह पाकर उसे भी रस्सियों से बांध दिया और फिर एक तरफ खड़ा होकर खुशी से अपने हाथ मलने लगा। ये यॉट बहुत बची है और हम दोनों को एक औरत की कमी भी खटक रही थी। झांग वेगुओ की आंखें गुस्से से फटी जा रही थीं और वो पागलों की तरह छटपटाने लगा। लेकिन चेन यांग ने छोर से उसकी छाती पर लात मार दी। उस तिजोरी का पासवर्ड बता जिसमें सारा राशन और सामान रखा है, तो मैं तेरी बेटी को जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। पर झांग वेगुओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शब्द नहीं कहा। उसे पता था कि उसकी बेटी अब इन दरिंदों के चंगुल में है। अगर वो अभी नहीं मरी तो आगे चलकर उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। यह देखकर चेन यांग उठा। उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा था। मोटे, जा और उस बीमार कीड़े को घसीट कर बाहर ला। कुछ ही पलों बाद मुझे घसीट कर बाहर लाया गया। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। चेन यांग ने अपना चाकू जुआंग न्यू की तरफ उछाल दिया। इसका सिर धड़ से अलग कर दे ताकि अंकल झांग देख सके कि थोड़ी देर बाद इनकी बेटी का क्या हश्र होने वाला है। वांग न्यू ने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक अजीब सी चीख मारी और अगले ही पल चाकू उठाकर तुम्हारी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन डेक पर बहुत फिसलन थी, जिसकी वजह से उसका पूरा भारी भरकम शरीर सीधे तुम्हारे ऊपर आ गिरा। कुछ सेकंड बीत गए पर वो जरा भी नहीं हिला।
चेन यांग गालियां बकता हुआ उसके पास गया और उसने चुआंग न्यू के पिछवासे पर जोर से लात मारी, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। पर जैसे ही चेन यांग ने उसके शरीर को पलटा, अचानक एक तेज चमक उठी जो उस मोटे शरीर के नीचे से बिजली की तरह निकली। धारदार हथियार को अपनी ओर आता देख चेन यांग ने झटके से अपना सिर हटाया और अगले ही पल वो अपना सिर पकड़कर दर्द से चीखता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा। मींग पर भरे हुए पानी में अब एक कटा हुआ कान भी पड़ा था। तुम अपने घुटनों का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और चेन यांग की दर्दनाक चीखों को तुमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और सीधा चेन यांग की गर्दन पर वार किया, लेकिन अचानक एक विशाल लहर नाव से बहुत जोर से आ टकराई। मैं पहले से ही कमजोर था, मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं सीधा डेक पर जा गिरा। कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छिटक गई और फिसलते हुए सीधा चेन यांग के पैरों के पास जा रुकी। बाजी पलक झपकते ही पलट गई। चेन यांग एक पल के लिए चौंका, फिर उसकी आंखों में एक पागलपन वाली खुशी चमक उठी। वह गिरते पड़ते पागलों की तरह उस तरफ झपटा। उसने एक झटके में कुल्हाड़ी उठाई और भयानक आवाज में दहाड़ा, कमीने, जा जहन्नुम में जा। झांग शियाओमिन ने तुरंत चीखते हुए चेतावनी दी, लू फान, बच के। लेकिन जैसे ही वो वार नीचे आने वाला था, चेन यांग को अचानक अपना हाथ एकदम हल्का महसूस हुआ। जो कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी वो हवा में गायब हो चुकी थी। चेन यांग वॉर करने के उसी पोज में खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि उसका धीमा दिमाग कुछ समझ पाता, मैंने अपना खाली बायां हाथ अचानक पीछे किया और मुट्ठी भींची और वो कुल्हाड़ी बिना किसी सुराग के अचानक मेरे हाथ में वापस आ गई। मैंने उल्टे हाथ से एक जोरदार वार किया और वो धारदार ब्लेड सीधा चेन यांग के पेट के आर पार हो गया। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने चुपचाप कुल्हाड़ी बाहर खींच ली। भयानक सिर दर्द सहते हुए मैं चेन यांग के ऊपर चढ़ गया उसका काम तमाम करने के लिए। चेन यांग ने अचानक अपने खून से दांत दिखाए और गुर्राते हुए बोला, अगर मैं नहीं बचूंगा तो हम दोनों साथ में मरेंगे। अगले ही पल उसने अपनी जैकेट से एक डेटोनेटर निकाला और उसे पूरी ताकत से दबा दिया। वो मछलियाँ मारने वाला एक देसी बम था। पहले जब हम यॉट की तलाशी ले रहे थे तो जुआंग न्यू ने इसे चुपके से फ्यूल टैंक के पास चिपका दिया था। मेरी पुतलियाँ सिकुड़ गईं। मैंने अपना वार और तेज कर दिया। मैंने अभी बस चेन यांग का गला रेता ही था कि एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ आग की तेज लपट नाव के निचले हिस्से से फट पड़ी। पूरा केबिन धमाके से हवा में उड़ गया। धमाके की उस लहर ने मुझे भी हवा में उछाल दिया। मैं हवा में 2 पलटी खाकर सीधा जमीन पर जा गिरा। आसमान छूती लपटों ने वहाँ फैले डीजल में आग लगा दी और आधा डेक आग के उस खौफनाक समंदर में समा गया। नाव में पानी भर गया और वो जोरों से एक तरफ झुकने लगी। मुझे अपनी तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। मैंने चेन यांग की पैंट की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और लड़खड़ाते हुए नाव के अगले हिस्से की तरफ भागा। मैंने झांग वेगुओ और उनकी बेटी को बांधने वाली रस्सियों को काट दिया। भागो, जल्दी से यॉट पर चढ़ो। बाप बेटी दोनों लड़खड़ाते हुए नाव की रेलिंग के पार गए और उस सलेटी सफेद यॉट पर कूद गए। झांग शियाओमिन यॉट के डेक पर खड़ी थी। उसने घबराहट में मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। लू फैन, जल्दी ऊपर आओ। मछली पकड़ने वाली ये नाव डूबने वाली है। लेकिन मैंने आग की लपटों के बीच खड़े होकर नाव में सिर हिला दिया और मेरी नजर उस लकड़ी के राफ्ट पर टिक गई। मेरे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। मैंने झांग शियाओमिन की तरफ देखा। अभी क्या वक्त हुआ है? झांग शियाओमिन हैरान रह गई। ऐसे वक्त में तुम टाइम पूछ रहे हो? 11:55। जल्दी चलो ना, अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। मैंने धीरे से खुद से कहा और मेरी आंखों में एक चमक आ गई। अभी 5 मिनट बाकी हैं। फिर मैंने अपनी जेब से वो सिगरेट का पैकेट निकाला जो मुझे पहले मिला था और कुछ मीटर की दूरी से सीधा झांग शियाओमिन की बाहों में फेंक दिया। ये सिगरेट तुम्हारे लिए बेस कैंप में काफी सारा सामान जुटाने के काम आएगी। समझ लो, मैंने तुम्हारे पिता का एहसान चुका दिया। पश्चिम की तरफ जाओ, शिहुआन पर्वत बेस कैंप की ओर। पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहकर मैं मुड़ा और फिर उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि अपने थके हारे शरीर को घसीटते हुए उस लकड़ी के राफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। झांग शियाओमिन ने मुझे उस अटल इरादे के साथ जाते हुए देखा और फिर अपने पिता को देखा जिनकी सांसें टूट रही थीं। उसने तेजी से यॉट के केबिन में कदम रखा और वो बाप बेटी उस अंधेरी तूफानी रात में आंखों से ओझल हो गए और मैं उस डूबती हुई नाव पर खड़ा रहा, मन ही मन वक्त का हिसाब लगा रहा था। जैसे ही अगले दिन का पहला सेकंड शुरू हुआ, डिंग, आज की डिसमेंटलिंग लिमिट रिफ्रेश हो गई है। मैंने झटके से अपना दाहिना हाथ नीचे वर्क टेबल पर रखा और बाएं हाथ से नाव के उस डूबते हुए डेक को कसकर पकड़ लिया। डिसमेंटल। और अगले ही पल एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी वर्क बेंच के नीचे से अचानक रोशनी फूट पड़ी और देखते ही देखते वह रोशनी पूरी डेक पर तेजी से फैल गई।
और वह विशाल जहाज जो कुछ ही देर पहले डूब रहा था अचानक हवा में ही जम गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो, बिल्कुल स्थिर। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ भौतिकी के सारे नियम टूट गए हों। और तभी जहाज का ढांचा टूटने लगा। उसकी एक एक चीज अनगिनत छोटे छोटे चमकदार कणों में बदल गई और पागलों की तरह वर्क बेंच के बीचों बीच समाने लगी। लगभग 15 मिनट बाद जब वह रोशनी छंटी तो समुद्र से वह दसियों टन भारी मछली पकड़ने वाली नाव पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। चेन यांग और जुआंग नियो की लाशें, जिनके नीचे अब कोई सहारा नहीं था, कूड़े के 2 थैलों की तरह लहरों के साथ बह गईं। और मैं बस अपनी उस अकेली छोटी सी लकड़ी की नाव पर बैठा रह गया और वर्क बेंच के ऊपर हवा में तैरते उन कीमती सामानों को घूरता रहा। डिसमेंटल की प्रक्रिया सफल रही। बधाई हो, आपको मिले हैं 20 सामान्य स्तर के वाटरप्रूफ लकड़ी के बोर्ड, 10 सामान्य स्तर की लोहे की चादरें, 5 सामान्य स्तर के मजबूत शीशे, 2 बेहतरीन क्वालिटी के तांबे के कॉइल, 2 बेहतरीन क्वालिटी के तांबे के कॉइल और एक 50 लीटर का बढ़िया क्वालिटी वाला डीजल का ड्रम। और एक खास चीज, मछली पकड़ने वाली नाव का एक खराब डीजल इंजन जिसे सुधारा जा सकता है। यह सब देखकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ गईं। इतने बड़े जहाज को तोड़कर बस इतना सा ही सामान निकला। लेकिन तभी सिस्टम के एक मैसेज ने मुझे सब समझा दिया। असल में वर्कबेंच की ताकत अभी बहुत कम थी, इसलिए उसने फालतू चीजें हटाकर सिर्फ एकदम शुद्ध और काम का सामान ही निकाला था। मैंने बस मन में सोचा और सारा सामान एक ही बार में मेरी स्पेस रिंग के अंदर चला गया। क्योंकि मेरा मेंटल स्कोर अब बढ़कर 7 हो चुका था, तो रिंग के अंदर की जगह भी बढ़कर 7 क्यूबिक मीटर हो गई थी। तभी वर्कबेंच में फिर से कंपन होने लगा। आप इसे लेवल 1 की बेसिक सर्वाइवल नाव में अपग्रेड कर सकते हैं। क्या आप अभी अपग्रेड करना चाहते हैं? तेज बुखार से मेरा सिर फटा जा रहा था और आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपग्रेड करने का विकल्प चुन लिया और अगले ही पल स्पेस रिंग से सारा सामान हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और देखते ही देखते मेरे पैरों के नीचे मौजूद लकड़ी की नाव में समाने लगा। और वह छोटी सी लकड़ी की नाव एक बेहद खुरदरी और खतरनाक सी दिखने वाली लोहे और लकड़ी की शानदार नाव में बदल गई। आधा लोहा और आधी लकड़ी। ऐसा लग रहा था मानो पानी पर चलने वाली कोई छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी हो। मुझसे अब और इंतजार नहीं हुआ और मैं झट से उसके केबिन के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही बाहर की दुनिया का शोर एकदम से शांत हो गया। वह केबिन अंदर से भले ही बहुत सादा सा था, लेकिन वह एकदम सूखा हुआ और बेहद सुरक्षित था। अपने इस छोटे से लेकिन खुद के सुरक्षित ठिकाने को देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। पीठ में छुरा घूमते जाने और फिर से जन्म लेने के बाद इस वक्त मेरी आंखें सच में नम हो रही थी। पिछले जन्म में मैंने उस मछली पकड़ने वाली नाव पर बिना किसी शिकायत के जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन चू शिन के परिवार ने न सिर्फ कोई एहसान नहीं माना, बल्कि उन्हें लगा कि ये तो मेरा फर्ज है और हर बात पर मुझे ताने मारते रहे। लेकिन अब इस तबाही की दुनिया में मेरे पास अपनी इज्जत के साथ जीने का मौका है। उस गर्माहट में मैंने खुद को एक रजाई की तरह सिकोड़ लिया और धीरे धीरे एक गहरी नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह मैंने केबिन का दरवाजा खोला, अपने सूखे और फटे होंठों पर जीभ फेरी। पेट भी जोरों से गुड़गुड़ा रहा था। लगता है अब मुझे मछली पकड़ने के लिए कांटा डालना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि इससे मेरे खाने और पीने के पानी का इंतजाम हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त फेंग जियांग युआन की एक शानदार सोसाइटी में चू शिन ने चिढ़कर अपना फोन सोफे पर पटक दिया। दिमाग खराब हो गया है, बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई है। मेज पर बचे उस आधे बिस्कुट के पैकेट को घूरते हुए उसने अपने भूखे पेट को पकड़ा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो कमीना लूफान, कहीं वो मर तो नहीं गया? उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। उसके इतना कहते ही उसके चाचा और चाची ने चुपके से चू शिन को रसोई के कोने में खींचा और दबी हुई आवाज में कहा, शिन एयर। मुझे लगता है कि वो छोकरा लूफान सच में डूबकर मर गया है। अब घर में बस जरा सा ही खाना बचा है और वो जो लंबा सा लड़का है ना चेन जय, वो अकेला ही हम तीनों के बराबर का खाना खा जाता है। अगर हम यहाँ और रुके तो सब के सब भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर चू शिन का चेहरा लटक गया, लेकिन उसकी चाची की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। मेरे पास एक तरकीब है। पड़ोस वाले उन बुढ़िया के पास एक हवा वाली नाव है। उन्होंने अपने पोते के लिए खेलने के वास्ते खरीदी थी। चेंग जय को बोलकर वो नाव उनसे छीन लेते हैं और फिर हम सब यहाँ से निकल चलेंगे। चाचा ये सुनकर एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी बीवी इतनी बेरहम हो सकती है। चू शिन ने भी कुछ देर सोचा और हामी भरते हुए सिर हिला दिया और फिर फौरन बेडरूम में चली गई। कुछ ही मिनटों बाद चेन जय ने चू शिन की सारी बात सुनी और लिविंग रूम में आकर वहाँ रखी फल काटने वाली छुरी उठा ली। ठीक तो है, लेकिन बगल वाले घर में उनका लगभग 40 साल का एक बेटा भी है।
और वो काफी हट्टा कट्टा है। मुझे डर है कि मैं अकेला उसे संभाल नहीं पाऊंगा। चाचा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। दोनों अपने हाथों में चाकू लिए चुपके से बगल वाले दरवाजे तक पहुंच गए। फिर उन्होंने एक लोहे की रॉड ली और पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ दिया। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना चाकू हवा में लहराया और चिल्लाया, तुम लोग क्या करना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। चेन जय ने एक कुटिल मुस्कान दी और बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ का चाकू सीधे उस आदमी की गर्दन की तरफ गया। उसने कुछ साल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी और उसका वार बहुत ही घातक था। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन पर एक गहरा कट लग चुका था। वो बूढ़े पति पत्नी रोते चिल्लाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना उन पर टूट पड़े। हालात पल भर में ही बेकाबू हो गए। उस अफरा तफरी में चाचा की जांघ पर मरने से पहले उस बूढ़े ने जोर से एक चाकू घोंप दिया। चेन जय ने मौका देखा और तुरंत उन दोनों का काम तमाम कर दिया। चाचा दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और कमरे का वो खौफनाक नजारा देखकर उनका पूरा शरीर कांपने लगा। जय, जल्दी से मुझे सहारा दो। चेन जय ने अपने चाकू से खून की बूंदों को झटक कर साफ किया और भारी सांसें लेते हुए उनके पास आया। फिर वो बड़ी ही घमंड भरी नजरों से जमीन पर पड़े अपने चाचा को देखने लगा। चाचा, घाव तो काफी गहरा लग रहा है। हाँ, जल्दी से मुझे वापस ले चलो, पट्टी बांधनी होगी। चेन जय नीचे बैठा और उसकी आवाज खौफनाक हद तक शांत थी। अगर मैं आपको साथ ले गया तो मुझे अपने हिस्से का खाना आपको देना पड़ेगा। ऊपर से आपकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। ये नाव वैसे भी बहुत छोटी है, आपकी उम्र हो चुकी है और अब आप एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं हैं। अब हमारे लिए और मुसीबत मत बनिए। चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं और इससे पहले कि वो रहम की भीख मांग पाते, उनके सीने में अचानक एक भयानक सा ठंडापन दौड़ गया। चेन जय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चाचा के सीने में धन से उस चाकू को जोर से घुमा दिया। मरने के बाद सारे झंझट ही खत्म हो जाते हैं। इससे बाकी सब लोग भी बिना वजह थकने से बच जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि दूसरी बार किसी की जान लेते हुए भी मुझे इतना मजा आएगा। कुछ पल सुस्ताने के बाद चेन जय ने एक रबर की नाव ढूंढ निकाली और लगे हाथ घर का सारा सामान भी लूट लिया। आखिर में चाचा जी की लाश को खिड़की से नीचे उफनती बाढ़ के पानी में फेंक दिया। ये सब करने के बाद चेन जी वापस कमरे में आ गया। चाचा को वापस न आते देख चूशिन और चाची ने घबराते हुए पूछा। चेन जे ने अपनी आंखें नम करते हुए कहा, उन कमीनों ने बहुत ही बेरहमी से हमला किया। चाचा ने मुझे बचाने की कोशिश की और उन लोगों ने उन्हें खिड़की से नीचे फेंक दिया। ये सुनते ही चाची की आंखें फटी रह गईं और वो फूट फूट कर रोने लगी। चूशिन भी डर के मारे अपना मुंह दबाकर जोर से रोने लगी। चेन जे ने तुरंत चूशिन को कसकर गले लगा लिया और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। शिन शिन, शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं जिंदा लौट आया। बस 2 दिन रुक जाओ, मेरे घाव थोड़े भर जाएं, फिर हम यहाँ से निकल चलेंगे। मैं तुम्हें जिंदा बचाकर जरूर ले जाऊंगा। चूशिन यह सुनकर बहुत भावुक हो गई और खून से लथपथ उस आदमी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरह दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं अपनी नाव के अगले हिस्से पर बैठा सुबह फंसाए गए अपने सामान का मजा ले रहा था। सुबह फेंके गए उन 5 कांटों से जिंदा रहने के लिए जरूरी पानी की बोतलें और सूखा मांस तो मिला ही था, साथ ही एक सार रबर का पाइप, लकड़ी का एक गट्ठर और एक पैकेट क्वार्टर रेत भी मिली थी। हालांकि यह सब रोजमर्रा की मामूली चीजें ही थी, लेकिन इस तबाही भरी दुनिया में यह सारा सामान बहुत काम आ सकता था। कुछ देर बाद मैंने बिना वक्त बर्बाद किए फिर से कांटा पानी में फेंका। जैसे ही कांटे का लौट पानी में डूबा, एक तिहरी रोशनी चमक उठी और जो चीज बाहर निकल कर आई उसे देखकर एक पल के लिए मेरी सांसें ही रुक गईं। शिकार कामयाब रहा। मुझे एक 64 मॉडल की पिस्तौल मिल गई थी जिसकी दुर्लभता उत्कृष्ट स्तर की थी। यह बहुत भरोसेमंद थी, बस इसकी मैगजीन में सिर्फ 7 गोलियां ही आ सकती थीं। इस उलझी हुई दुनिया में जहाँ कोई नियम कानून नहीं बचा था, यही पिस्तौल असली ताकत थी। भाई, आज तो किस्मत चमक गई। मैंने उसे बड़ी सावधानी से अपनी स्पेस रिंग में रख लिया और पूरे जोश के साथ फिर से कांटा डाल दिया। लेकिन 2 घंटे बाद 7वें कांटे में मुझे बस एक मामूली सा विंडप्रूफ लाइटर ही मिला। मैं बस गहरी सांस छोड़कर रह गया। ऐसा कौन सा बच्चा है जो हर रोज रोता है और ऐसा कौन सा जुआरी है जो हर दिन हारता है। मैं मछुआरों की शान वापस लौटा कर रहूंगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब मैंने अपना पूरा ध्यान लगाकर 9वीं बार कांटा फेंका तो पानी में तैरते कांटे पर मेरी सबसे चहेती हरे रंग की रोशनी चमक उठी। हाँ हाँ हाँ, आजा बेटा, दे दे मेरा इनाम। शिकार सफल। मिला है एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट, शुरुआती स्तर का ड्रिप वाटर प्यूरिफायर। सुशी के मारे मैंने छोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा और तुरंत ब्लूप्रिंट को वर्किंग टेबल पर रखकर देखने लगा। एकदम सादा सा जुगाड़, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी है।
पानी उबालकर सार करने के मुकाबले इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है और इससे पीने का पानी भी लगातार मिलता रहता है। लेकिन बिजली और हाई प्रेशर पंप न होने की वजह से इसमें इतना लंबा वित लगता है कि तुम्हारा मन करेगा इसे तो फोन कर रख दूं। टेबल की तरफ देखते हुए मेरे माथे पर सिकन आ गई। बाकी के छोटे मोटे सामान का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन मेन सामान सिर्फ मछली पकड़ने से मिल जाए, ये तो पूरी तरह किस्मत की बात है। और अगर इस बीच मुझे पीने का पानी नहीं मिला तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैंने सिर उठाकर कुछ ही दूरी पर देखा। आगे 200 मीटर की दूरी पर एक 30 मंजिला ऑफिस की इमारत थी। अंदर पक्का कोई मछली घर या घर में इस्तेमाल होने वाला वाटर प्यूरिफायर तो होगा ही। वहाँ से घर वाला RO फिल्टर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे पास बंदूक है, चाकू है, चलो बिल्डिंग की तलाशी लेते हैं। पर जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कंट्रोल पैनल पर लाल रंग में एक बड़ी सी चेतावनी चमक रही थी। इंजन बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसे ठीक करने के लिए एक बेहतरीन रिपेयर किट या उसी लेवल के पार्ट्स की जरूरत है। मैंने अपना माथा पीट लिया। कल मैं अपनी नाव को अपग्रेड करने की खुशी में इतना पागल था कि भूल ही गया। ये कबाड़ इंजन तो खराब पड़ा है। गुस्से में मुंह बनाते हुए मैंने अपनी स्पेस रिंग से लकही का एक बाहर टुक्का निकाला और अपने बड़े चाकू से छीलकर एक जुगाऊ चप्पू बना लिया और वापस आदिमानवों वाली जिंदगी शुरू कर दी। कछुए की रफ्तार से रेंगते हुए मैं पूरी जान लगाकर उस ऑफिस बिल्डिंग की तरफ नाव चलाने लगा। आधे घंटे की इस आंट वाली कसरत के बाद कुत्ते की तरह थका हुआ मैं आखिरकार उस बिल्डिंग की 18वीं मंजिल के बाहरी शीशे से जा लगा। कांच की उस बड़ी सी खिड़की से अंदर झांकने पर दिखा कि अंदर एक ऑफिस था जो आधा पानी में डूबा हुआ था। मैंने अपनी नाव का अगला हिस्सा खिड़की में फंसा दिया। मैंने अपने हाथ की कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने स्पेस में रखी 64 टाइप की पिस्तौल को महसूस किया। एक गहरी सांस ली और खिड़की फांदकर कमरे के अंदर घुस गया। पानी का स्तर बस घुटनों के ठीक ऊपर तक था। मैं अपना हर कदम बहुत ही हल्के से रख रहा था। मैंने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरे में जाकर पता चला कि अंदर तो बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब यहाँ पहले ही कोई छानबीन कर चुका है। इसके बाद मैंने लगातार कई और ऑफिसों में जाकर देखा, लेकिन हर जगह का हाल बिल्कुल एक जैसा ही था। मुझे डर है कि इस इमारत में बचे हुए लोग अब एक संगठित गुट बन चुके हैं। मैंने तंज कसते हुए ऊपर छत की तरफ देखा। जब उन्होंने सारा राशन एक जगह इकट्ठा कर ही लिया है तो फिर एक एक करके हर जगह ढूंढने की क्या जरूरत, सीधा उनके पास जाकर ही छीन लेते हैं ना। लेकिन तभी जैसे ही मैं एक छोटे से ऑफिस के पास से गुजरा, सड़न और खून की एक बहुत ही तेज बदबू मेरे चेहरे पर आ लगी। मैंने झटके से अपनी सांस रोक ली और दीवार से सटकर धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। पर अगली ही पल उस धुंधली सी रोशनी में अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। इतने बेरहम उस छोटे से ऑफिस एरिया में 4-5 बहुत ही बुरी हालत में लाशें तैर रही थीं, जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि मरने से पहले उन्हें बहुत तड़पाया गया था। इस तबाही को अभी सिर्फ 6 ही दिन हुए हैं। बाढ़ ने अभी तक इंसानियत को पूरी तरह से नहीं डुबोया था और इस इमारत के लोग अभी से हैवान बन गए। लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटने वाला था, अचानक सीढ़ियों के ऊपर से भारी कदमों और बात करने की आवाजें आने लगीं। मैं फुर्ती से पीछे हटा और छिपकर देखने के लिए बगल के अंधेरे में दुबक गया। कुछ ही सेकंड बाद गंदे सूट पहने और मुरझाए हुए चेहरों वाले 2 आदमी आगे पीछे से एक ताजा लाश को उठाकर नीचे ला रहे थे, जो एक औरत की थी। उन दोनों ने बिल्कुल कूड़े की तरह उस लाश को उसी ऑफिस में फेंक दिया जहां पहले से ही लाशें पड़ी थीं। पीछे वाले चश्मे पहने आदमी ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और बड़ी ही बेरुखी से बोला, कितना बड़ा पाप है यार, सिर्फ आधी रोटी के टुकड़े के लिए पिंक बॉस और उसके लोगों ने इसका ये हाल कर दिया। रोटी का निवाला तो नसीब नहीं हुआ, उससे पहले जान ही चली गई। आगे वाला लंबा आदमी डर के मारे कांप उठा और तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर लाश की तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ाया, ओम शांति, और फिर जल्दी से मुड़कर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग गया। तुम उन दोनों को सीढ़ियों से गायब होते हुए ठंडी आंखों से घूर रहे थे। लगता है कि ये बॉस पिंग ही इस बिल्डिंग का असली तानाशाह है। इसका मतलब है कि जो मुख्य फिल्टर हमें चाहिए वो भी पक्का इसी बॉस पिंग के अड्डे पर ही मिलेगा। मैंने अपनी बंदूक की मैगजीन चेक की और उसे लोड करके पूरी तरह तैयार कर लिया। फिर मैं दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर चेयरमैन के ऑफिस में 3 अच्छे खासे अमीर दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी इस वक्त चमड़े के शानदार सोफे पर ढंसे हुए थे। बॉस पिंग ने अपनी छोटी छोटी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, अभी सैटेलाइट फोन पर बात हुई है। पश्चिमी पहाड़ी वाले इलाके में मेरे पुराने संपर्क अभी भी काम आ रहे हैं। 5 दिन बाद वो लोग हमें इस नर्क से निकालने के लिए एक नाव भेजेंगे। बीच से गंजे हो चुके बॉस शू और दुबले पतले बॉस न्यू चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह, आपके संपर्क सच में कमाल के हैं। बिल्कुल सही कहा। उस वक्त हम भाइयों को मत भूल जाना।
अब तो हम पूरी तरह से आप ही के भरोसे हैं। बॉस पेंग इस चापलूसी का पूरा मजा लेते हुए आधे खाली हो चुके मीट के डिब्बों की तरफ देखकर बोला, हमारे पास राशन और वो औरतें अब कितनी बची हैं? बॉस शू ने हाथ मलते हुए थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, नीचे अभी भी 10-12 औरतें कैद हैं, जिनमें से कम 5-6 तो काफी खूबसूरत हैं। वो आपके मनोरंजन के लिए काफी होंगी, लेकिन मुझे डर है कि हमारा राशन अब कम पड़ रहा है। बॉस पेंग ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, इस तबाह हो चुकी दुनिया में सबसे सस्ती और बेकार चीज इंसान की जान ही तो है। आज रात कोई बहाना ढूंढो और ली हो से कहकर एक छोटा सा दंगा करवा दो, ताकि ये फालतू लोग हमारा और राशन बर्बाद न कर सके। उसी वक्त 29वीं मंजिल के ओपन ऑफिस एरिया में 100 से भी ज्यादा जिंदा बचे लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। तभी खुद को बेहद पतली समझने वाली 1.5 मीटर लंबी और 100 किलो वजनी झो श्याओली बोल पड़ी, पिछले कुछ दिनों में जो औरतें ऊपर गई हैं, हो सकता है वो वहाँ ऐश कर रही हो, बढ़िया खा पी रही हो। माना कि खुद का सौदा करना पड़ रहा है, पर यहाँ भूखे मरने से तो बेहतर ही है ना। कमजोर सी जयाओ की आंखों में सूनापन था और वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। जो भी दीदियाँ ऊपर गईं, उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आई। कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लेकिन झो जियाओली ने अपनी आंखें घुमाई और मुंह बनाते हुए ताना मारा। वो चालू लड़कियां तो वैसे भी किसी अमीर को ही फंसाना चाहती थीं। अब तो उनकी मुराद पूरी हो गई होगी। भला इस सुअर के दरबे में कौन वापस आना चाहेगा? ये कहकर उसने जानबूझकर अपनी आवाज तेज की और शिकायत करने लगी, वैसे उन कमीने आदमियों की नजर ही खराब है। मुझ जैसी पैदाइशी खूबसूरत हसीन लड़की उन्हें दिखाई ही नहीं देती। लेकिन ठीक उसी वक्त हॉल के दरवाजे पर अचानक भारी हलचल मच गई। छोटे बालों वाला आदमी ये हुओ अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर अंदर आया। वो बॉस पेंग का सबसे खासमखास था और इस मंजिल पर बचे हुए लोगों का इंचार्ज भी वही था। जो जियाओली की आंखें तुरंत चमक उठी और वो किसी भारी भरकम टैंक की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसके दौड़ने से जमीन भी 3 बार कांप उठी। उसने जानबूझकर बत्तख जैसी आवाज निकालकर शर्माते हुए कहा, ली हुओ बाबू, क्या इस बार भी आप किसी को ऊपर ऐश कराने के लिए चुनने आए हैं? जरा मुझे देखिए, मेरा गोरा रंग और ये प्यारा सा भरा पूरा बदन, पक्का बॉस पेंग को खुश कर दूंगी। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस चौकोर डिब्बे जैसी खुद को भरी पूरी कहने वाली औरत को देखकर सबके पेट में उबकाई आने लगी। ली हुओ का चेहरा भी घिन से सिकुड़ गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी उबकाई को रोका, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो इस बार यहाँ कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट करने नहीं आया था, बल्कि आज रात की बड़ी सफाई से पहले कुछ सिरदर्द बने मुसीबत के कीड़ों को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने आया था। उसने 2 कदम पीछे हटकर अपने आदमियों को इशारा किया, इस मोटी भैंस को ही पहला नंबर बनाओ, इसे ले जाओ। उसके आदमी इशारा समझ गए और गिन दबाते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोले, चलिए मोहतरमा, हमारे साथ चलिए। बॉस पेंग ऊपर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जो जियाओली को लगा कि सच में उसकी लॉटरी लग गई है। उसने घमंड में ऐंठते हुए मुंह बनाया। तभी ली हुओ की नजर पास खड़ी जियाओयू पर पड़ी, जो काफी सुंदर लग रही थी। वो लड़की तो काफी सुंदर दिख रही है, उसे भी पेंग बॉस के पास ले चलो। लेकिन किसे पता था कि श्याओयू जैसे ही खड़ी हुई, जो श्याओली ने अचानक उसके पेट पर जोर से लात मार दी। श्याओयू के सिर का पिछला हिस्सा जमीन पर जोर से टकराया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जो श्याओली ने झूठा नाटक करते हुए चिल्लाया, अरे बाप रे, माफ करना श्याओयू, दीदी ने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा पैर फिसल गया था। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं किसी को भी मजे करने का ये मौका छीनने नहीं दूंगी। ली हुओ ने देखा कि श्याओयू की सांसें उखड़ रही हैं, तो उसने धीमे स्वर में अपने आदमियों से कहा, ये लड़की अब नहीं बचेगी, किसी को बोलकर इसे नीचे फेंकवा दो, ये यहाँ नहीं मरनी चाहिए। इतना कहकर वो झो श्याओली को लेकर जल्दी से हॉल से निकल गया। गलियारे में पहुंचकर झो श्याओली भले ही बेवकूफ थी, लेकिन उसे भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया, क्योंकि ये लोग उसे जिस तरफ ले जा रहे थे वो 30वीं मंजिल की सीढ़ियों का रास्ता बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो तो नीचे जाने वाला इमरजेंसी रास्ता था। उसने तुरंत पूछा, ली हुओ भैया, हम शायद गलत रास्ते पर जा रहे हैं ना? ये तो नीचे जाने का रास्ता है। लेकिन उसके इतना कहते ही 2 हट्टे कट्टे आदमी दाएं और बाएं से उस पर झपट पड़े और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। झो श्याओली एकदम से भड़क गई और सुअर के कटने जैसी जोरदार चीख मारी। उसके शरीर की वो सैकड़ों किलो की चर्बी इस वक्त किसी गजब की ताकत में बदल गई। उसने एक ही झटके में दोनों पहलवानों को हवा में उछाल दिया। वहाँ इतनी जोरदार आवाज हुई जैसे पूरी इमारत ही कांप रही हो। और सीढ़ियों के पास मैं जो चुपके से ऊपर आ रहा था एकदम ठिठक गया और ऊपर घूरते हुए खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, अरे बाप रे, क्या इस बिल्डिंग में किसी ने सुअर पाल रखा है जो इतना मोटा ताजा हो गया है? और उधर गलियारे में तब तक पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। ली हुओ ने गुस्से में तिलमिलाते हुए चिल्लाकर कहा, निकम्मो,
सबकी सब उस पर हमला करो, उसे चिल्लाने मत दो वरना बाकी लोग जाग जाएंगे। फिर तुरंत 2 और हट्टे कट्टे आदमी ऊपर आ गए। चारों आदमियों ने उसे किसी जंगली सुअर की तरह दबोच लिया। पूरी जी जान लगाने के बाद तब जाकर वे जोऊ शियाओली को जमीन पर गिरा पाए और उसके मुंह को टेप से कसकर बांध दिया। ली हुओ ने अपना पसीना पोंछा और गुस्से से चिल्लाया, इसे जल्दी से नीचे घसीट ले जाओ और खत्म कर दो, कोई नामो निशान नहीं छूटना चाहिए। चारों गुंडे तड़पती हुई जोऊ शियाओली को उठाकर गालियां बकते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। लेकिन अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि सबसे आगे चल रहे दोनों आदमी अचानक रुक गए। लगता है अंदर कोई है। दोनों दबे पांव सीढ़ियों की तरफ देखने गए, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ जरा सी भी आहट नहीं थी। पीछे बचे दाढ़ी वाले आदमी ने जोऊ शियाओली को अपने साथी की तरफ फेंका और खुद अंदर चेक करने चला गया। पर जैसे ही वह मोड़ तक पहुंचा, उसका शरीर अचानक सुन्न पड़ गया और फिर उसके दोनों पैर किसी अजीब सी मुद्रा में उल्टे कदमों से पीछे की ओर चलने लगे और अगले ही पल वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। टोपी वाले साथी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक एक ठंडी चमक तेजी से उसकी ओर आई। लकड़ी काटने वाला एक बड़ा सा चाकू हवा में घूमता हुआ आया और सीधे उसके आर पार हो गया। जमीन पर बंधी जोऊ शियाओली ने जब यह भयानक नजारा देखा तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। वो जमीन पर रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी वक्त मैं अंधेरे में से बाहर निकल कर आया और मैंने चाकू की नोक से जोऊ शियाओली के मुंह का टेप फाड़ दिया। अगर एक बार भी चीखी तो तेरी जबान काट दूंगा। मेरे सवालों का सच सच जवाब दे तो मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। जोऊ शियाओली ने डर के मारे पागलों की तरह सिर हिलाया और उसे जो कुछ भी पता था सब उगल दिया। बचे हुए सारे लोग 29वीं मंजिल पर हैं और बॉस पेंग सारा सामान लेकर 30वीं मंजिल पर है। 30वीं मंजिल पर जाने का इकलौता रास्ता 29वीं मंजिल की बीच वाली सीढ़ियां हैं। वहाँ हथियार बंद लोगों की गिनती करीब 30 से ज्यादा है। मुझे अब पूरी बात समझ आ गई थी। मैंने अपने पैरों के पास पड़े उस टोपी वाले आदमी को देखा जिसका शरीर मेरे जैसा ही था और उसी पल मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आ गया। मैंने झटपट उसके कपड़े उतारे, उन्हें पहन लिया और अपनी टोपी नीचे खींच ली। जोऊ शियाओली ने कांपते हुए मुझसे उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाने की भीख मांगी, लेकिन मैंने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं। खुद छुप जाओ। मना करने पर जोऊ शियाओली तुरंत फिर से नौटंकी करने लगी। उसने धमकी दी कि वो जोर से चिल्लाकर बाकी लोगों को बुला लेगी, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज निकली मैंने बिना कोई झिझक दिखाए एक ही झटके में उस पर वार कर दिया। जोऊ शियाओली बिना कोई आवाज किए हमेशा के लिए सो गई। वो तुरंत जमीन पर गिरी और फिर कभी नहीं उठी। इसके बाद मैं 29वीं मंजिल की सीढ़ियों के पास पहुंचा। मैंने अपनी टोपी थोड़ी और नीचे की और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर खड़े दोनों पहरेदारों ने तुरंत मुझे सलाम ठोका। हान भाई, आप इतनी जल्दी वापस आ गए, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने जानबूझकर अपनी आवाज भारी करते हुए कहा। उन तीनों का अचानक मूड बन गया था। कह रहे थे कि उस मोटी सुअरी के साथ थोड़ा मजा करके ही ऊपर आएंगे। पहरेदार एक पल के लिए सन्न रह गया। जोऊ शियाओली के उस भारी भरकम शरीर के बारे में सोचकर ही उसका पेट अजीब सा होने लगा और उसने उल्टी रोकने का नाटक करते हुए हाथ हिलाया। ठीक है हान भाई, आप पहले ऊपर जाइए। हुओ भाई सबको जल्दी इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं। मैं सिर झुकाए हुए चुपचाप अंदर घुस गया। जैसे ही मैंने 30वीं मंजिल पर कदम रखा, मैंने देखा कि हॉल में लोगों की 2 कतारें खड़ी थीं। वहाँ करीब 20 लोग मौजूद थे और हर किसी के हाथ में हथियार था। मैं बिना कोई हलचल किए लाइन के एकदम आखिर में जाकर खड़ा हो गया और नजर रखने लगा। मैं अंदर से अच्छी तरह जानता था कि मेरी बंदूक की सिर्फ 7 गोलियों के भरोसे जबरदस्ती अंदर घुसना बेवकूफ़ी होगी। तभी ली हुओ अपने हाथ पीछे बांधे हुए वहाँ आया। उसने अपना गला साफ किया और जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब वो खास लोग हो जिन्हें मैंने और बॉस पेंग ने चुन कर निकाला है। आज रात हमारा सिर्फ एक ही मिशन है। वो सारे नकारा और बदसूरत लोग जो सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और कुछ काम नहीं करते, उन सबका आज काम तमाम करना है। बस ये काम खत्म होते ही 5 दिन बाद जब जहाज आएगा तो हम सब बॉस पेंग के साथ शिहुआन पहाड़ पर जाकर ऐश करेंगे। ये सुनते ही सारे लोग उत्साह से भर गए और धीमी आवाज में दहाड़ने लगे। उनकी आंखों में साफ लालच दिख रहा था। लेकिन तभी ली हुओ सीधा चलते हुए लाइन के आखिर में मेरे पास आने लगा। पल भर में ही मेरा पूरा शरीर कस गया। मुझे लगा कि मेरा भंडाफोड़ होने वाला है। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथों से बंदूक पकड़ने जैसी मुद्रा बना ली और किसी भी पल बंदूक निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल ली हुओ ने मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। श्याओ हान, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो। आज रात के मिशन के लीडर तुम ही होगे। मैं पूरी तरह सन्न रह गया, मन ही मन चिल्लाया, अरे यार, मजाक कर रहे हो क्या? मैं तो बस यहाँ थोड़ा सामान ढूंढने आया था। तुम तो मेरे दिमाग की दही कर रहे हो। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने चुपचाप अपनी टोपी नीचे खींची और हाँ में सिर हिला दिया। ली हुओ को लगा कि मैं कांप रहा हूँ। उसने मेरे पास आकर धमकी दी,
मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। यहाँ का बॉस मैं हूँ, जो कहूँ बस चुपचाप वही करना। यह कहने के बाद उसके चेहरे पर फिर से वही झूठी मुस्कान आ गई और उसने सबको आराम करने का आदेश दिया। जैसे ही रात होगी हम निकल पड़ेंगे। मैं तो मौका देखकर वहाँ से खिसकना चाहता था, लेकिन ली हुओ ने फिर से हाथ हिलाकर मुझे रोक लिया। चलो श्याओ हान, बॉस पेंग हमसे मिलना चाहते हैं। याद रखना, अंदर कम बोलना और बस हाँ में सिर हिलाना। मेरे मन में चाहे कितनी भी उलझन क्यों न हो, मुझे मजबूरी में ली हुओ के पीछे जाना ही पड़ा। हम बॉस पेंग के ऑफिस में दाखिल हुए। एक बहुत बड़ी खिड़की के सामने बॉस पेंग अपनी लेदर की कुर्सी पर हमारी तरफ पीठ किए बैठे थे। उनकी उंगलियों के बीच सिगार दबा हुआ था और वो बाहर समंदर की तरफ घूरते हुए किसी सोच में डूबे थे। हमें बैठने का इशारा करने के बाद उन्होंने लापरवाही से डव चॉकलेट के 2 टुकड़े हमारी तरफ फेंक दिए। पहले तो इस चीज को कुत्ते भी नहीं पूछते थे और अब ये सोने के बिस्कुट से भी ज्यादा महंगी है। ली हुओ ने बिना कुछ सोचे समझे उसका रैपर फाड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और मुंह भरकर ही पूछा कि बॉस का क्या हुक्म है। बॉस पेंग धीरे से घूमे और भारी आवाज में बोले, पश्चिमी पहाड़ की तरफ से खबर आई है। समंदर में बहुत ही खतरनाक और हमलावर म्यूटेंट मछलियां आ गई हैं। इसलिए बड़ी नाव की जगह अब स्पीड बोट का इस्तेमाल होगा और नाव पर जाने वालों की गिनती कम कर दी गई है। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। म्यूटेंट मछलियों को तो 6 दिन बाद आना था ना, वो इतनी जल्दी कैसे आ गयी? क्या पुनर्जन्म की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा है? तभी पेंग सर ने अपनी 3 उंगलियां उठाई और कहा कि नाव की सिर्फ 3 टिकट बचे हैं। उसने मुझे और ली हुओ को झूठी तसल्ली देते हुए कहा कि हम दोनों उसके सबसे भरोसेमंद और होनहार आदमी हैं, इसलिए हमारा टिकट पक्का है। यह सुनते ही ली हुओ की आंखों में चमक आ गई और वो पागलों की तरह शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने भी अपनी टोपी नीचे की और उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए धन्यवाद कहा। लेकिन तभी पेंग सर की बात का रुख बदला और उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई। यहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, जैसे ही नाव आएगी पक्का हंगामा मचेगा। शू सर और न्यू सर के जो 2 गुट है ना, वो अब हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है। आज रात जब हम अपना खेल शुरू करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि कल सुबह वो सांस लेते हुए नजर आए। ली हुओ तुरंत अपनी जगह से उठा और गला काटने का इशारा करते हुए बोला, आप बेफिक्र रहिए पेंग सर, आज रात जैसे ही बवाल मचेगा मैं इस हान को साथ लेकर उनका काम तमाम कर दूंगा। इसके बाद पेंग सर ने मुझे बाहर जाकर आराम करने को कहा। उसे ली हुओ से कुछ जरूरी बात करनी थी, मुझे भी बस इसी का इंतजार था। मैं तुरंत बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया मुझे पेंग सर की दबी हुई आवाज सुनाई दी। वो ली हुओ से कह रहा था, असल में नाव के सिर्फ 2 ही टिकट हैं। ये हान वफादार तो है, लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल पत्थर है। इसे साथ ले जाने से अच्छा है कि हम 2 डिब्बे राशन के ले जाएं। एक बार शू सर और बाकियों का खेल खत्म हो जाए तो लगे हाथ इस हान को भी रास्ते से हटा देना। ली हुओ एक पल के लिए चौंका और फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। पेंग सर, आप और मैं बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। ये साला मेरी आंखों में वैसे भी बहुत खटकता था। और ली हुओ के जाने के बाद पेंग सर ने खिड़की के बाहर ढलते सूरज को देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। ली हुओ, मेरे प्यारे ली हुओ, तू सच में एक बड़ा वफादार कुत्ता है। लेकिन अफसोस, नाव का टिकट हमेशा से सिर्फ एक ही था। रात का अंधेरा छाने लगा था। ऑफिस की इस पूरी बिल्डिंग में कहीं कोई बिजली नहीं थी, बस लोहे के कुछ ड्रमों में कुर्सी, मेज और लकड़ियां जल रही थीं और उसी आग की कांपती हुई रोशनी में हॉल किसी तरह दिखाई दे रहा था। मैंने उसी आग की रोशनी का फायदा उठाया और धीरे से उस जगह का पता लगा लिया जहां सारा राशन रखा था। वो जगह कोई और नहीं बल्कि पुराना फाइनेंस रूम था और दरवाजे पर 6 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे जो एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। दरवाजे की दरार से मुझे अंदर रखा हुआ कुछ सामान धुंधला सा नजर आया। कोने में साफ दिख रहा था कि वहाँ खुले हुए कुछ बड़े वाटर प्यूरिफायर रखे हैं। मेरे मन में अचानक से एक खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और वो मुझे मिल ही गया। पर जैसे ही मैं सोच रहा था कि इसे कैसे चुराऊं, तभी किसी का भारी हाथ जोर से मेरे कंधे पर पड़ा और मुझे ली हुओ की आवाज सुनाई दी। छोटे हान, तू वहाँ क्या देख रहा है? वक्त हो गया है, मेरे पीछे आ। पहले हमें अपना असली काम निपटाना है। मैंने उन पहरेदारों और ली हुओ की तरफ देखा। मैं समझ गया था कि अभी सीधा हमला करना बेवकूफ़ी होगी। इससे अच्छा तो यही है कि अभी मैं उनके हिसाब से ही चलूं और जब अर्रा ततरी मचेगी तब अपना दांव खेलूंगा। इसलिए मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और ली हुओ के पीछे बॉस शू और बॉस न्यू के अड्डे पर पहुंच गया। हम दोनों एक बेहद आलीशान कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। कमरा भले ही साउंड प्रूफ था, फिर भी अंदर से लड़के लड़कियों के मजे करने की आवाजें सा आ रही थीं। ली हुओ ने एक चालाक मुस्कान के साथ मुझे इशारा किया और अगले ही पल उसने जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर रंगरेलियां मना रहे बॉस शू की तो जैसे जान ही निकल गई और वो भड़क कर गालियां बकने लगा।
ली हुओ, क्या तेरी मौत आई है? मेरे कमरे में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ली हुओ ने तुरंत अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके हाथों में मौजूद 2 धारदार चापड़ मोमबत्ती की रोशनी में चमकने लगे। माफ करना, मैंने आप दोनों के मजे में खलल डाल दिया। बॉस पेंग ने आप दोनों के लिए एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा है कि चुपचाप से अपनी जान दे दो। ये सुनते ही बॉस न्यू दहाड़ते हुए बिस्तर के पास रखी लोहे की रॉड उठाने के लिए झपटा, लेकिन ली हुओ ने उसे जरा सा भी मौका नहीं दिया। वो बिजली की तरह फुर्ती से आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हथियारों को इतनी तेजी से घुमाया कि उन दोनों को सीधा भगवान के पास पहुंचा दिया। कमरे में मौजूद औरतें चीखती चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी, पर मैंने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। एक औरत मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, भैया मुझे जाने दो ना, मैं तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए ये सब कर रही थी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस मुझे छोड़ दो। मेरी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। मुझे पता था कि इस जालिम दुनिया में आम इंसानों का जिंदा रहना कितना मुश्किल है। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर उन औरतों को बाहर निकालने का फैसला किया। आखिरकार जितनी ज्यादा अफरा तफरी मचेगी, मेरा काम उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, खून के प्यासे ली हुओ ने अचानक से हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसने उन सभी औरतों को मौत के घाट उतार दिया। कमरे में गूंज रही उनकी चीखें एकदम से शांत हो गयी। ली हुओ भारी कदमों से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज बेहद खौफनाक थी। मेरे प्यारे शियाओ हान, बॉस शू और उनके साथी तो ऊपर पहुंच गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मेरी तरफ तेजी से बढ़ते ली हुओ को देखकर मेरे चेहरे पर अचानक एक शैतानी मुस्कान आ गई। अगले ही पल मैंने अपनी टोपी उतारी और अपना असली चेहरा दिखा दिया। अरे छोटे हुओ, इतना बेरहम होना अच्छी बात नहीं है यार। ली हुओ की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो चिल्लाया, कौन हो तुम? शियाओ हान कहाँ है? लेकिन अगले ही सेकंड एक बंदूक की काली नली सीधे उसके माथे के बीचों बीच तन गई। चाकू नीचे फेंक दो और अपने हाथ ऊपर करो। मैंने एक हाथ से बंदूक थामे हुए बड़ी शांति से कहा। ली हुओ ने एक गहरी सांस ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके दोनों भारी चाकू जमीन पर गिर पड़े। वो मुझे घूर रहा था और मन ही मन कुछ तरकीबें भिड़ा रहा था। उसे यकीन था कि 7 कदम की दूरी से वो मेरी गर्दन मरोड़ सकता है। उसने दिखावे के लिए गिड़गिड़ाना शुरू किया, लेकिन अचानक से पूरी ताकत लगाकर वो मेरी तरफ झपटा। पर मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, बल्कि मैंने अपना हाथ जोर से घुमाया जैसे मैं उसे बंदूक से मारने वाला हूँ। ली हुओ मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ हवा में घूमा, बंदूक अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह मेरे हाथ में एक तेज धार वाला गंडासा आ गया। इतनी कम दूरी से उस हथियार ने सीधे ली हुओ को दीवार पर दे मारा। ली हुओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी छाती में धन से उस हथियार को देखने लगा और फिर उसने मेरी तरफ देखा, जहां मेरे हाथ में फिर से वही बंदूक आ चुकी थी। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये बंदूक अचानक से चाकू कैसे बन गई? मैंने उसके पास जाकर उसके सीने से अपना हथियार खींच लिया। इसे कहते हैं दिमाग का खेल। मेरे छोटे हुओ, तुम्हारे सारे गुंडे बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। गोली चलाने की आवाज बहुत तेज होती है, इससे दुश्मन चौकन्ने हो जाते। ली हुओ का मुंह खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। मैंने अपना हथियार वापस खींचा, अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजा धक्का देकर बाहर निकल आया। हॉल में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। तभी एक ने उलझन में पूछा, कैप्टन हान, हुओ भाई कहाँ है? मैंने बड़ी शांति से खंखारते हुए कहा, हुओ भाई को कब्जा हो गई है, वो टॉयलेट में फंसे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग आगे बढ़ें। भीड़ में खलबली मच गई, लेकिन किसी की भी अपनी मर्जी से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अचानक अपनी आवाज तेज की और दहाड़ते हुए कहा, बस सवाल ही सवाल, तुम लोगों के पास अपना दिमाग नहीं है क्या? बॉस पेंग ने इतना आसान सा काम दिया है, जो दिखे उसे काट डालो। क्या अब मुझे तुम्हें चाकू पकड़ना सिखाना पड़ेगा? अगर किसी ने भी शिहुआन पहाड़ जाने के मौके में अड्डंगा डाला, तो सबसे पहले मैं उसकी हड्डियां तोड़ूंगा। मेरी इस दहाड़ से सबकी बोलती बंद हो गई। एक पुराने तजुर्बेकार आदमी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई और सबको 3 टुकड़ियों में बांटकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि गोदाम की पहरेदारी कर रहे 6 गार्ड भी उनके पीछे पीछे नीचे भाग गए। 1 मिनट से भी कम समय में 30वीं मंजिल बिल्कुल खाली हो गई। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी और सीधा सप्लाई रूम की तरफ मुड़ गया। अंदर बहुत ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन मेरे पास उसे छानने का वक्त नहीं था। मैं सीधा कोने में रखे वाटर प्यूरिफायर के पास पहुंचा। एक ही बार में उसका बाहरी कवर काट कर फेंक दिया और उसमें से 5 बेहतरीन क्वालिटी के फिल्टर निकाल लिए। मेरे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो मेरी लॉटरी लग गई। इनके होते हुए मैं एक नया वाटर प्यूरिफायर बना सकता हूँ और आगे के लिए साफ पानी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब मैं मग्न हाईचार सामान बटोरने में लगा था, अचानक मेरी पीठ पर कांटे चुभने जैसी भयानक सिहरन दौड़ गई।
मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और अगले ही पल एक बर्फ जैसा ठंडा खंजर बिना कोई आवाज किए मेरी पीठ के निचले हिस्से पर आ टिका और फिर मेरे कानों में बॉस पेंग की खौफनाक आवाज गूंजी। मुझे पता था कि तू कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। कहाँ है ली हुओ? जरूर तूने ही उसे मार डाला है ना? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉस पेंग इस तरह चुपके से मेरे पीछे आ धमकेंगे। सोच रहा था कि अब यहाँ से कैसे बच निकलूं। तभी पेंग बॉस के हाथ का खंजर और आधा इंच आगे बढ़ गया। वो मेरे कपड़ों को चीरने लगा और उसने अपने हाथ से मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसे कोई हथियार नहीं मिला, सिर्फ फिल्टर मिला। वो जोर से हंस पड़ा। तो तुमने ये चीज चुराई है? ली हुओ को आसानी से टपकाकर यहाँ तक घुस आए। लड़के, तुम्हें दम तो है, काफी टैलेंटेड हो। उसने जिल्टर वापस मेरी तरफ फेंका और एक कदम पीछे हट गया और एकदम बड़े नेता वाला बर्ताव करने लगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं तुम्हें शिहवान पर्वत जाने की एक टिकट दूंगा। तुम मेरे खास आदमी बन जाओ और इस तबाही के दौर में मेरा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने में मदद करो। बोलो, क्या जयाल है? मैंने उसके घमंडी चेहरे को देखा और तिरस्कार से मुंह बनाते हुए बोला, बस इतना ही, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक रद्दी सी टिकट के लिए तुम मुझे अपना कुत्ता बनाना चाहते हो? ये आदमी तो खुद को सच में यहाँ का राजा समझ बैठा है, पागल कहीं का। पेंग बॉस के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, मैंने अपने हाथ नहीं आमाए। देखता हूँ मेरे दांव पेंच अभी भी काम करते हैं या नहीं। उसके इतना कहते ही पेंग बॉस ने मेरी छाती पर जोरदार मुक्का जा दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं सीधा दीवार से टकराया और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि हाथ उठाकर अपनी बंदूक निकाल सकूं। पेंग बॉस ने धीरे से अपना खंजर उठाया और मुझे एक आखिरी मौका दिया। उसने कहा कि वो मुझे एक ऐसा राह बताएगा जो मुझे जरूर पसंद आएगा। रात ये था कि सरकार ने अपना बेस शिहवान पर्वत पर ही क्यों बनाया। उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि वो जगह ऊंचाई पर है। मैंने तुरंत हामी भर दी। आखिर अपनी जान बचाना सबसे जरूरी था। लेकिन जैसे ही पेंग बॉस वो राह बताने वाला था, अचानक जोर से बिजली ककी और उसकी आवाज उस शोर में दब गई। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेंग बॉस अचानक अपनी जगह पर सुन खड़ा रह गया। वो खौफजदा आंखों से खिड़की के बाहर घूर रहा था। असंभव, वह चीज आखिर। मैंने भी उसकी नजर की दिशा में देखा। बिजली की चमक में उस घूप अंधेरे समुद्र की सतह पर एक बहुत बड़ी काली परछाई विशाल लहरों को चीरती हुई तेजी से हमारी बिल्डिंग की तरफ तैरती हुई आ रही थी। वह कोई नाव नहीं, बल्कि एक विशाल जीव था। तभी समुद्र की गहराइयों से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। 30 मंजिला वह पूरी बिल्डिंग जोरों से हिलने लगी। फर्श में अचानक से दरारें पड़ गईं। भारी सामान से लदी हुई वह छत पूरी तरह से ढह गई। मैं और बॉस पेंग दोनों मलबे के साथ नीचे गिर पड़े। 29वीं मंजिल के हॉल में बचे हुए लोग दर्द से चीख पुकार रहे थे। तभी अचानक छत नीचे आ गिरी। सारा सामान और हम दोनों लोग धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। जब धूल और धुआं छंटा तो धूल में सना हुआ बॉस पेंग झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने खून मिला हुआ थूक जमीन पर फेंका और मेरी तरफ उंगली उठाते हुए बोला, किस्मत वाले हो तुम जो बच गए। अब जाकर उन लोगों का काम तमाम कर दो। इसे अपनी वफादारी का सबूत समझो। मैं एक ठंडी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उठा। मेरी उंगलियों में धीरे धीरे जान लौट रही थी। मेरी तरफ झपटते हुए बॉस पेंग को देखकर मैं अचानक बोल पड़ा, क्या तुमने कभी एक कहावत सुनी है, 7 कदम की दूरी से सबसे तेज क्या होता है? बॉस पेंग ने अपना खंजर कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे का गोश्त गुस्से से कांप रहा था। अगले ही पल उसने जोर से जमीन को धक्का दिया और तोप से निकले किसी गोले की तरह मेरी तरफ लपका। उसकी यह टक्कर अगर किसी आम इंसान को लगती तो उसकी हड्डियां तक चकनाचूर हो जाती। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, बस अपने दाहिने हाथ को हल्के से घुमाया और हवा में से अचानक एक 64 मॉडल की पिस्तौल मेरी हथेली में आ गई। हाथ उठाकर निशाना लगाने का मेरा अंदाज बेहद तेज और सधा हुआ था। 7 कदम की दूरी से बंदूक तेज होती है, लेकिन 7 कदम के अंदर बंदूक और भी सटीक और तेज होती है। बॉस पेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चीखा, तुमने धोखे से वार किया। लेकिन उसकी इस चीख का जवाब गोली चलने की एक जोरदार आवाज ने दिया, जो उस सन्नाटे से भरे हॉल में गूंज उठी। मरते दम तक उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर मेरी यह पिस्तौल छुपी कहाँ थी। यह नजारा देखकर पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। खून के प्यासे हो चुके वे सभी लोग बस मेरे हाथ में पकड़ी बंदूक को घूर रहे थे। सब डर के मारे पीले पड़ गए थे और इधर उधर भाग रहे थे, पर मेरे पास उन पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अभी समुद्र के नीचे से जो फोरदार आवाज आई और वो काली परछाई दिखी, उससे निपटना मेरे अकेले के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इस अजरा तरी के बीच वहाँ से निकलने की सोची,
चापर लिए हुए 8 गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पल भर में ही मुझे चारों तरफ से घेर लिया। बड़ा माल चाहिए तो बड़ा सतरा तो उठाना ही पड़ेगा, बस किसी तरह इससे बंदूक छीन लो, फिर इस पूरी इमारत का सारा राशन और औरतें सब हमारी होंगी। उन गुंडों को अपनी तरफ बढ़ते देख मैंने खींचते हुए मुंह बनाया। लूटने का इतना ही शौक है तो अब सब यही अपनी जान गंवाओगे। साथ ही मैं अपने दिमाग में एक हिसाब लगा रहा था। गोलियां सिर्फ 6 बची थीं और मेरे सामने अलग अलग खड़े 8 लोग थे। सबको एक एक करके मारना नामुमकिन था और गोलियां भी बहुत कीमती थीं। इन्हें इन फालतू के गुंडों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक एक तरफ तेजी से झपट्टा मारा। धाय! एक गोली चली और बगल में खड़ा सबसे सुस्त गुंडा वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, मेरे हाथ से पिस्तौल गायब हो गई और उसकी जगह लट्ठी काटने वाले एक भारी चापर ने ले ली। अपनी रफ्तार का फायदा उठाते हुए मैं किसी भूत की तरह उन दोनों के बीच घुस गया। मेरा वार इतना अचूक था कि सिर्फ 2 सेकंड में ही 3 लोग जमीन पर गिर पड़े। बाकी बचे 5 गुंडे वहीं के वहीं सुन्न पड़ गए। मेरी इस खौफनाक फुर्ती को देखकर उनके पैर कांपने लगे थे। किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पर तभी एक और बहुत ही भयानक टक्कर की आवाज गूंज उठी। पूरी की पूरी इमारत जोर से एक तरफ झुक गई। ढलान पल भर में ही 30 डिग्री से ज्यादा हो गया। हॉल में मौजूद लोग अपना संतुलन खो बैठे और किसी डिब्बे की तरह जमीन पर फिसलते हुए कांच की बड़ी खिड़कियों की तरफ जाने लगे। कांच टूटकर चकनाचूर हो गया और दर्जनों लोग सीधे उस घने अंधेरे और गहरे समुद्र में जा गिरे। पानी की एक बूंद तक नहीं उछली। मैं भी बिना किसी रोक के नीचे की तरफ फिसलने लगा, लेकिन अपनी तेज फुर्ती की वजह से मैंने पलटकर अपने चापर को रश में पूरी ताकत से गाड़ दिया। पर जैसे ही मैंने खुद को संभाला, एक हताश आदमी ने मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया। वह आखिरी उम्मीद की तरह मुझे पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों में भारी वजन बंध गया हो। लकड़ी काटने वाला मेरा चाकू वजन के मारे चरमराने लगा। मुझे तो पहले ही पेंग ने जोरदार मुक्का मारा था। बिना एक पल सोचे मैंने सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। उसे गहरे समंदर में गिरते हुए देखकर मुझे जरा भी तरस नहीं आया। इस तबाही की दुनिया में दया दिखाना अपनी ही जान लेना है। और इस वक्त वह इमारत तेजी से और ज्यादा झुकने लगी थी। फर्श लगभग एक दीवार बन चुका था। मेरे चाकू का हैंडल मुड़ने लगा था। मैं समझ गया था कि अब यहाँ और नहीं अटका जा सकता। मैंने तुरंत ऊपर देखा और दालान के दरवाजे वाले एक मोटे खंभे पर मेरी नजर गई। मैंने बस मन में सोचा और मेरी वो जादुई मछली पकड़ने वाली छड़ी मेरे हाथ में आ गई। मैंने बाएं हाथ से छड़ी को कसकर पकड़ा और दाएं हाथ से उसे जोर से घुमाकर फेंका। धागा बिल्कुल सही जगह उस खंभे पर लिपटकर एक मजबूत गांठ बन गया। मैंने बाकी का धागा अपने शरीर पर लपेट लिया और अपने चाकू को निकालकर उसे पहाड़ चढ़ने वाले कुदाल की तरह इस्तेमाल करने लगा और धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगा। आखिरकार मैं उस खंभे के ऊपर पहुंच गया और कूदकर दालान में जा गिरा। लेकिन इससे पहले कि मैं खुश हो पाता, उस इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूटकर अलग हो गया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। मैं हवा में तैरने लगा और जोर से छत पर जा टकराया और फिर धड़ाम से वापस जमीन पर आ गिरा। तभी पानी के जबरदस्त दबाव ने हॉल के शीशे तोड़ दिए और पल भर में ही बर्फीला समंदर का पानी अंदर भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं उसमें बहने लगा और दालान के एक कोने से जोर से टकरा गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश होने ही वाला था। उसी बेहोशी में मुझे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। वह खौफनाक पल जब मुझे जहाज से धक्का दे दिया गया था और शार्क मछलियाँ मुझे नोच रही थीं। मैंने यह दूसरी जिंदगी पानी में डूबकर मरने के लिए नहीं पाई है। जिंदा रहने की इसी आग ने मुझे फिर से ताकत दी। मैंने अपनी आखिरी सांस रोक ली और गंदे पानी में रास्ता देखने की कोशिश करने लगा। मैं जान की बाजी लगाकर दालान के आखिरी छोर पर बनी खिड़की की तरफ तैरने लगा। अब बस 20 मीटर से थोड़ा ज्यादा की ही दूरी बची थी। मेरे फेफड़ों में जितनी हवा बची थी, बस थोड़ी सी और हिम्मत करके मैं बाहर निकल सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने पूरी ताकत से अपने पैर चलाए और तेजी से ऊपर जाने की कोशिश की, तभी रोंगटे खड़े कर देने वाली पानी की एक तेज लहर अचानक मेरे पैरों के नीचे से टकराई। कड़कती बिजली की रोशनी में मैंने उस गहरी खाई में देखा एक इतनी बड़ी और खौफनाक काली परछाई, जिसे देखकर ही रूह कांप जाए, जो कमान से छूटे तीर की तरह सीधे मेरी तरफ आ रही थी। नुकीले और खतरनाक दांतों से भरा एक विशाल जबड़ा ठीक मुझे अपना शिकार बनाने के लिए खुला था। उस पल मेरी हिम्मत ने पूरी तरह जवाब दे दिया। मैं तो बस 2 घूंट साफ पानी ही तो पीना चाहता था। फिर क्यों, चाहे वो इंसान हो या ये खूंखार राक्षस, हर कोई मेरी जान का प्यासा क्यों है। लेकिन फिर मैंने अपने दांत भींचे और अपनी उस गॉड लेवल फिशिंग रॉड को कसकर पकड़ लिया। चाहे मुझे अपनी जान की बाजें ही क्यों न लगानी पड़े, मैं इस समुद्री राक्षस को इसकी भारी कीमत चुका कर रहूंगा। और अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर मैंने वो रॉड घुमा दी
और उसका कांटा सीधा उस राक्षस के जिस्म में जा धंसा। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, शिकार पकड़ा जा रहा है। होस्ट की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। शिकार के पूरी तरह पकड़े जाने के बाद आप गहरे कोमा में चले जाएंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और रॉड छोड़ दी। मेरा दिमाग धीरे धीरे सुन पड़ने लगा था। पता नहीं मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं, और ये भी नहीं पता कि मेरा ये आखिरी दांव आखिर कौन सा चमत्कार कर दिखाएगा। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ एक बहुत ही सुकून देने वाली सफेद रोशनी थी। मेरी घुटन अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने अनजाने में ही अपने हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज को जरा सा दबाया। वो बहुत ही नरम और छूने में बेहद मखमली सी थी, लेकिन तभी शर्म और गुस्से से भरी किसी लड़की की एक बेहद घमंडी और जादुई आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। नीच इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छूने की जुर्रत की। अगर उन मनहूस नियमों की बेड़ियां ना होती, देश देखो जहे बश्शा है, दोनों दो जहे कमामता बस्ता शतानी राधी जहे बांध जहे, दोनों कमामा में राधी जहे जहे बांध, दोनों मनहूस नियमों की बेड़ियां ना होती तो मैं कभी भूल कर भी तुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपना स्वामी नहीं मानती। तेरी इस गुस्ताखी का हिसाब मैं जरूर लूंगी। याद रख, किसी न किसी दिन मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी, तेरी बोटी नोच लूंगी। और अगले ही पल मेरे गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा पड़ा। उस भयानक दर्द के साथ ही मेरा शरीर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा और मैं एक बार फिर से घने अंधेरे में डूब गया। अगले दिन पक्षियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुली। मैंने खुद को अपनी नाव के उसी जाने पहचाने केबिन में लेटा हुआ पाया। खिड़की के बाहर समंदर बिल्कुल शांत था और मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। कल रात के उस भयानक तूफान से यह बिल्कुल अलग नजारा था। मैंने कल रात की सारी बातें याद करने की बहुत कोशिश की। वो इमारत का गिरना, समंदर में डूबना और उस भयानक समुद्री राक्षस का मुझे निगल लेना। और हाँ, वो अजीब सा सपना भी। लेकिन उस सपने की बातें मुझे ठीक से याद नहीं आ रही थी। बस इतना याद था कि कोई औरत जोर से चिल्ला रही थी, गालियाँ दे रही थी। मैंने अपनी गॉड लेवल फिशिंग रॉड बाहर निकाली। सिस्टम पैनल पर बस मछली पकड़ने की गिनती एक बार और बढ़ गई थी। कोई नया सामान नहीं मिला था और ना ही मेरे स्किल पॉइंट या दिमागी ताकत में कोई बदलाव आया था। इस बात ने मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। और तभी जैसे ही मैंने अपने बाएं गाल पर हाथ लगाया, मुझे जोर से चुभन का एहसास हुआ। मैंने खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा और मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा बायां गाल बुरी तरह सूजा हुआ था और उस पर एक जोरदार थप्पड़ का निशान छपा था। 5 उंगलियों के निशान छोटे और पतले थे। ये साफ किसी औरत का हाथ था। थप्पड़ इतनी जोर का था कि मानो मेरा तो भेजा ही उड़ जाता। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो था मेरी गर्दन की दाईं नस के पास। वहाँ गहरे नीले रंग के शल्क जैसे 3 निशान बन गए थे जो मेरी चमड़ी में बहुत गहराई तक छपे हुए थे और मेरी हर सांस के साथ वो हल्की चमक भी रहे थे। मैंने उन्हें नाखूनों से खुरचने की कोशिश की पर वो नहीं हटे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। इस नाव पर तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। फिर ये किसी औरत के थप्पड़ का निशान और ये अजीब सी धारियाँ कहाँ से आईं? क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात उस समुद्री राक्षस ने मुझे उगल दिया हो और किसी औरत ने मेरी जान बचाई हो और बदले में मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए इन सवालों को छोड़ दिया। मैंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। वहाँ 5 फिल्टर बिल्कुल सही सलामत रखे थे। जो भी हुआ हो, जब तक मैं जिंदा हूँ सच का पता लगाने का मौका तो मिल ही जाएगा। अभी सबसे जरूरी काम है एक वाटर प्यूरिफायर बनाना ताकि पीने के पानी का जुगाड़ हो सके। केबिन से बाहर आकर मैंने अपना ब्लूप्रिंट निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। सबसे जरूरी चीज यानी फिल्टर तो मेरे पास है। बाकी का छोटा मोटा सामान भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब बस थोड़ा सा कोयले का चूरा और एक प्लास्टिक की बोतल चाहिए। समंदर की सतह पर प्लास्टिक की बोतलें हर जगह देखी जा सकती हैं। असली मुश्किल तो चारकोल बनाना है। मुझे पहले देखे गए वो सर्वाइवल वीडियो याद आ गए। ड्राई डिस्टिलेशन के तरीके से चारकोल बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने अपनी गॉड लेवल फिशिंग रॉड बाहर निकाली और समंदर में तैरते हुए जंग लगे लोहे के डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और खाली कैन फंसाकर खींच लिए। फिर मैंने एक साधारण सा चारकोल भट्ठा बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं लकड़ी का एक टुकड़ा काटने वाला था, लकड़ी काटने वाला चाकू अचानक टूटकर 2 टुकड़े हो गया। कल रात मैंने इसे पहाड़ चढ़ने वाले पिकेक्स की तरह इस्तेमाल किया था ना। इसकी उम्र तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब यह पूरी तरह से बेकार हो गया है। बिना हार माने मैंने टूटे हुए ब्लेड को एक पच्चर की तरह इस्तेमाल किया और लकड़ी के गुटके को हथौड़े की तरह और जोर लगाकर लकड़ियों का एक ढेर चीर डाला। फिर उन लकड़ियों को खाली कैन के अंदर ठूंस दिया। उसे लोहे के डिब्बे के बीचों बीच उल्टा रखा और लकड़ी के बुरादे में आग लगा दी।
लो, मेरा छोटा सा ड्राई डिस्टिलेशन चारकोल भट्ठा तैयार हो गया। जब तक चारकोल जल रहा था, उस खाली समय में मैंने अपनी बची हुई आधी पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पी लिया और फिर से आज की मछली पकड़ने की ड्यूटी पर लग गया। आखिर इस कयामत की दुनिया में संसाधन जितने भी हों, हमेशा कम ही पड़ते हैं। 5 घंटे बाद दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं नाव के किनारे बैठा हुआ था। तभी मेरी फिशिंग रॉड खींचकर पूरी तरह एक चांद के आकार में आ गई। मैंने अपनी दोनों बाहों से जोर लगाया और एक समान गति से लाइन खींचने लगा। अचानक पानी चीरते हुए एक हरे भूरे रंग की चमकती हुई गेंद बाहर निकली और सीधे डेक पर आ गिरी। शिकार कामयाब रहा। मुझे एक हाई परफॉर्मेंस कॉम्बैट डाइविंग सूट का सेट मिल गया। साथ ही 5 प्रोफिशिएंसी पॉइंट और 2 स्पिरिट पॉइंट भी मिले। मेरी तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस डाइविंग सूट में नुकीली चीजों से बचने और शरीर का तापमान एक समान रखने की खूबी थी। साथ ही इसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर, पावर फ्लिपर और एक सर्चलाइट भी थी। इस विशाल समंदर के बीचों बीच ये तो मेरे लिए एक नई जिंदगी मिलने जैसा था। मैंने जल्दी से उस डाइविंग सूट को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया और सुबह से पकड़ी गई बाकी चीजों का भी हिसाब लगाया। मुझे एक कार्बन स्टील क्रोबार और एक मजबूत जैकेट पैंट का सेट भी मिला था। शुक्र है, अब मैं अपने इन फटे हुए कपड़ों को बदल सकता था जिन पर नमक की सफेद परत जम चुकी थी और जो रगड़ खाकर मेरी चमड़ी को लाल और सूजा हुआ कर रहे थे। कपड़े बदलने के बाद मैं लोहे के उस डिब्बे के पास गया और क्रोबार का इस्तेमाल करके उस उल्टे रखी कैन को बाहर निकाला। उसके अंदर रखी लकड़ियाँ अब तक एकदम काले और हल्के चारकोल के टुकड़ों में बदल चुकी थीं। मैं तेजी से केबिन की वर्क टेबल के पास गया, सारा सामान मेज पर रखा और जोर से चिल्लाया, बेसिक ड्रिप वाटर प्यूरिफायर बनाओ। अगले ही पल वर्क टेबल पर एक हल्की सी चमक उठी। कुछ ही सेकंड बाद एक अजीब से आकार का प्यूरिफायर मेरी आंखों के सामने आ गया। इसकी क्षमता 40 से 45 मिलीलीटर प्रति घंटा थी और फिल्टर की बारीकी 0.0001 माइक्रोन थी। मतलब ये सीधा पीने लायक साफ पानी दे सकता था। मैंने बहुत संभलकर उस प्यूरिफायर को खिड़की के फ्रेम पर टांग दिया, नीचे प्लास्टिक का कप रखा और उसमें गंदा समुद्री पानी डाल दिया। मैं उस पानी को धीरे धीरे साफ होते हुए देखने लगा। मैं बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और बिना पलक झपकाए उस पानी की नली को घूरता रहा। आखिरकार एक मोती जैसी पानी की बूंद नीचे टपकी। उस सन्नाटे से भरे केबिन में वो टपकने की आवाज कानों को बहुत सुकून दे रही थी। मुझे पता था कि यह उम्मीद की आवाज है। करीब 4 घंटे बीत जाने के बाद जब बाहर धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा, तब तक उस कप में लगभग 150 मिलीलीटर एकदम साफ पानी इकट्ठा हो चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कप उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी गटक गया। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का रोम रोम खुशी से झूम उठा हो। उस पल मेरी आंखें फिर से भर आईं। जो इंसान गहरी निराशा से गुजरा हो, सिर्फ वही समझ सकता है कि यह आधा कप साफ पानी कितनी मुश्किल से मिला है। ये सिर्फ पानी नहीं था, यह मेरे जिंदा बचने का एक और मौका था। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर फिर से बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बिजली की चमक में मैंने देखा दूर आसमान में काले बादल कल रात से भी ज्यादा घने लग रहे थे। भयंकर तूफान फिर से आने वाला था। मैं अंदर तक जानता था कि मेरे वापस जिंदा होने से जो बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हुआ है, उसने इस दुनिया को मेरी यादों से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। समय से पहले आ जाने वाली वो म्यूटेंट मछलियाँ, समंदर की गहराइयों के वो खौफनाक साए और यह लगातार होने वाली बारिश। आगे का सफर अब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैंने कप को वापस रखा और बड़ी गंभीरता से वर्क टेबल के पास पड़े उस खराब डीजल इंजन को देखने लगा। पीने के पानी का इंतजाम तो हो गया था, अब मुझे पावर और खाने का जुगाड़ करना था, क्योंकि सिर्फ लकड़ी के चप्पू से नाव चलाकर खतरे के वक्त मेरे पास भागने का कोई मौका नहीं बचेगा। अपनी मुट्ठी भींचकर मेरी आंखों में एक पक्का इरादा है। मुझे जल्द से जल्द इस इंजन को ठीक करना ही होगा और फिर शिहुआन पहाड़ वाले बेस पर जाना होगा, ताकि और भी जरूरी सामान और मौके ढूंढ सकूं। इस जिंदगी में मुझे सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना है, बल्कि किसी भी और इंसान से कहीं ज्यादा ऐशो आराम से जीना है। और वहीं दूसरी तरफ फेंगजियांग युआन सोसाइटी की एक ऊंची इमारत में चेन जे सोफे पर निढाल पड़ा था। उसके हाथ में पानी की एक खाली बोतल थी, जिसे वो बेकार में अपने मुंह में पलटने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठों पर पपड़ी जम गई थी और गला सूखकर दर्द कर रहा था। चू शिन हाथ में फल काटने वाला चाकू लिए कूड़ेदान में पड़े सेब के छिलकों को काट रही थी, ताकि उनमें से कुछ बूंद पानी चूस सके। एयर अपने कमजोर टेडी कुत्ते को गले लगाए बैठी थी और खिड़की के बाहर काले बादलों को सूनी आंखों से देखते हुए रो रही थी। हे भगवान, इन बुरे दिनों का अंत कब होगा? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूर समंदर में मुझे जिंदा रहने की एक नई उम्मीद मिल चुकी है और उनकी जान अब कैसे बच पाएगी। तभी चेन जे ने उस खाली बोतल को जोर से जमीन पर दे मारा और अगले ही पल वो गला फाड़कर चीखा। गंदा बारिश का पानी पीकर उल्टियाँ और दस्त लग गए हैं। ऊपर से टॉयलेट का पानी भी वापस आ रहा है।
ये सड़ी हुई इमारत तो जीती जागती कब्र बन गई है। चू शिन ने एक कोने में दुबकते हुए डरते डरते कहा, काश लू फान अभी जिंदा होता, उसके पास पक्का बहुत सारा खाने पीने का सामान होता। इस बात ने चेन जे के गुस्से में आग में घी का काम किया। लू फान, तुम्हें बस उसी लू फान की पड़ी है। वो झटके से खड़ा हुआ, उसके हाथों की नसें तन गईं और उसने चू शिन को खूंखार नजरों से घूरते हुए कहा, वो कमीना तो कब का समंदर में डूबकर मर चुका है, उससे पानी की उम्मीद लगाना बस एक सपना है। इसके बाद वो घूमा और एक पिचक चुकी 2 लोगों वाली हवा की नाव बाहर खींच लाया। उसने चू शिन और एयर को घूरते हुए धमकी दी, कल सुबह बारिश रुकते ही हम बंदरगाह जाकर यॉट ढूंढेंगे, अगर नहीं गए तो प्यासे मरने के लिए तैयार रहना। एयर डर के मारे कांपने लगी और कुछ नहीं बोल पाई। उन तीनों ने रात भर बारी से पंप चलाकर उस नाव में हवा भरी। जिंदा बचने की उस छोटी सी उम्मीद के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इंसान जिसे चेन जे ने समंदर में मरा हुआ समझकर कोसा था, यानी कि मैं। इस वक्त मैं अपनी लकड़ी की नाव के केबिन में लेटा हुआ हूँ। सुबह की पहली किरण ने मेरी नींद तोड़ दी। रात भर चलने वाले वाटर प्यूरिफायर के नीचे प्लास्टिक का कप साफ और मीठे पानी से पूरा भर चुका है, एकदम भारी, पूरे 500 मिलीलीटर पानी। इस तबाही की दुनिया में जहाँ मीठा पानी सोने से भी 100 गुना ज्यादा कीमती है, पानी के इस एक कप के लिए कोई भी अपनी जान की बाजी लगा सकता है। मैंने अपनी सांसें रोककर बहुत ही सावधानी से उस कप को अपने हाथों में उठाया। उसे एक ही घूंट में पी जाने की अपनी तेज इच्छा को मैंने जबरदस्ती दबाया और एक भी बूंद गिराए बिना उसे एक सील बंद बोतल में डाल दिया। अब इस वाटर प्यूरिफायर के होते हुए चाहे मैं समंदर में 1 साल तक क्यों न भटकता रहूं, मैं प्यास से तड़प कर कभी नहीं मरूंगा। और इधर मेरी लकड़ी की नाव बिना किसी इंजन के रात भर लहरों पर तैरती रही और न जाने कैसे मुझे वी सिटी के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तक ले आई। सोंग एंटरटेनमेंट की वह शानदार और मशहूर ऊंची इमारत यहाँ से बाईं तरफ बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है और पुराने फेंगजियांग गार्डन से भी ये कोई 5-6 किलोमीटर ही दूर होगी। उस इमारत को देखकर अब मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं जागते। चेन जे और चू शिन जिंदा हैं या मर गए, मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे लिए सबसे जरूरी काम है उस कबाड़ हो चुके डीजल इंजन को ठीक करना। लेकिन मेरे वर्क बेंच पर जो रिपेयरिंग का तरीका सामने आया, उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। अलॉय क्रैंकशाफ्ट, हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर और सील्ड पिस्टन रिंग्स, ये सारे के सारे मेन पार्ट्स मेरे पास नहीं हैं। तभी अचानक मुझे याद आया कि सोंग्स बिल्डिंग के पास ही एक बहुत बड़ी हार्डवेयर और मशीनरी की मार्केट हुआ करती थी। भले ही वो अब 50 मीटर गहरे पानी में डूब चुकी है, लेकिन भारी मशीनों के पार्ट्स पानी के तेज बहाव में कभी बहकर नहीं जा सकते। मैंने अपने स्पेस से एक बेहतरीन कॉम्बैट डाइविंग सूट बाहर निकाला और अपना बचा हुआ आधा पैकेट सूखा गोश्त खाया ताकि शरीर में कुछ ताकत आ सके। इसके बाद मैंने फटाफट अपना पूरा डाइविंग सूट पहन लिया, एक गहरी सांस ली और सीधे पानी में छलांग लगा दी। डाइविंग सूट के टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ने तुरंत मेरे शरीर की गर्मी को लॉक कर दिया और पानी के भारी दबाव को भी काफी हद तक कम कर दिया। अब मैं पानी के अंदर बिल्कुल एक मछली की तरह तैर रहा था। मेरे सिर पर लगी 5000 ल्यूमेन की हेडलाइट ने उस घने अंधेरे को चीर कर रख दिया, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही दूर उस अंधेरे में कटोरे जितनी बड़ी 2 आंखें, जिनमें से खौफनाक लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, लगातार मुझे ही घूर रही थी और अपने कई सारे टेंटेकल्स को हिलाते हुए वो चीज बिना कोई आवाज किए मेरे पीछे आने लगी। पानी के 50 मीटर नीचे सन्नाटा बहुत डरावना है। सिर्फ ब्रीदिंग वॉल्व की फुफकारने की आवाज आ रही है और बुलबुलों की गड़गड़ाहट। पुरानी पक्की सड़कें अब कीचड़ और काई से ढकी गहरी खाइयों में बदल गई हैं। महंगी गाड़ियां एक के ऊपर एक पड़ी हैं, उनके शीशे टूटे हुए हैं और आस पास पक्का कोई विशाल समुद्री राक्षस घूम रहा है। मैंने क्रोबार कसकर पकड़ लिया। मैं जरा भी देर नहीं कर सकता था और पूरी जान लगाकर हार्डवेयर मार्केट की तरफ तैरने लगा। बड़ी मुश्किल से मार्केट के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि देखा शटर बहुत बुरी तरह जाम पड़ा है। मैंने दरवाजे की दरार में अपना क्रोबार फंसाया, जमीन पर पैर टिकाए और बाहों से पूरी ताकत लगा दी। जमीन पर जो दरवाजा आसानी से खुल जाता, 50 मीटर पानी के नीचे उसे खोलना पहाड़ तोड़ने जैसा लग रहा था। दांत भींचकर मैं धीरे धीरे झौर लगाता रहा। 10 मिनट से ज्यादा वक्त बीत गया। तभी कड़क सी एक आवाज आई और ट्रैक मुड़ गया। आखिरकार एक इंसान के घुसने लायक जगह बन ही गई। लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन मीटर देखा, नीचे आने से लेकर अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सिलेंडर में बस 40 मिनट की हवा बची थी। मतलब सामान ढूंढने के लिए मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे। मैं अंदर घुसा। दुकान में सब कुछ तहस नहस पड़ा था। मैं सीधा उस काउंटर की तरफ गया जो अभी तक सही सलामत था। शुक्र है एक सील बंद प्लास्टिक के डिब्बे में मुझे हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर मिल गया। कोने में रखी रिपेयर टेबल पर पिस्टन रिंग का एक बिना खुला पैकेट भी रखा था।
लेकिन पूरा गोदाम छान मारने के बाद भी जो सबसे जरूरी चीज थी, अलॉय क्रैंकशाफ्ट, उसका तो नामो निशान तक नहीं था। तभी मेरे ऑक्सीजन अलार्म ने जोर जोर से बीप करना शुरू कर दिया। अब बस 6 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। मैंने तुरंत फैसला किया, पुर्जे उठाए, उन्हें अपने बैग में ठूसा और बाहर निकलने के लिए पलटा। पर जैसे ही मैंने अपना आधा शरीर बाहर निकाला, एक बहुत बड़ी काली परछाई गंदे पानी के बीच 10 मीटर की दूरी पर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी तो सांस ही रुक गई। मुझे लगा कि वो कोई बड़ी सफेद शार्क है। मैंने झट से अपनी सांस रोकी और हेडलाइट बुझा दी ताकि मैं अंधेरे में छुप सकूं। लेकिन उस परछाई को जैसे सब दिख रहा था, उसने अपना सिर सीधा मेरी तरफ घुमाया और उसकी खूनी लाल आंखें मुझ पर टिक गईं। मैंने बिना सोचे तुरंत अपनी हेडलाइट जला दी। जैसे ही रोशनी की किरण उस काले साए पर पड़ी, मेरी तो सांस ही अटक गई। अरे, ये कोई ग्रेट व्हाइट शार्क थोड़ी थी। इसका ऊपर का आधा हिस्सा एक म्यूटेंट शार्क का था। राख जैसी सफेद चमड़ी, गलफड़े बाहर की तरफ निकले हुए थे और उन पर नुकीले कांटे उगे थे, और नीचे के हिस्से में कोई पूंछ नहीं थी। उसकी जगह ऑक्टोपस के साथ 8 मोटे गहरे लाल रंग के टेंटिकल्स थे। उनके सक्शन कप किसी बड़े कटोरे जितने बड़े थे। जब भी वो हिलते, पानी में गंदी मिट्टी उड़ने लगती। ये तो सच में 2 जानवरों से मिलकर बना कोई भयानक राक्षस था। तेज रोशनी देखकर वो ऑक्टो शार्क भड़क गया। उसके गले से एक बहुत तेज आवाज गूंजी और पानी में एक जोरदार लहर सी फट पड़ी जिसे मैं साफ देख सकता था। मेरे कान के पर्दे फटने लगे और दिमाग सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़ा मार दिया हो। मैं अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस ऑक्टो शार्क ने पूरी ताकत से शटर वाले दरवाजे पर टक्कर मारी। वो मजबूत दरवाजा किसी कागज की तरह अंदर पिचक गया और अगले ही पल वो शटर पूरी तरह से फट गया। उस राक्षस ने अपना सिर अंदर घुसा लिया और अपना खूंखार जबड़ा खोलकर हवा में ही पागलों की तरह काटने लगा। मैं घबराकर पीछे हटा और अपने पावर फ्लिपर्स की मदद से जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुसीबत तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई थी। ऑक्सीजन के अलार्म की आवाज और तेज होने लगी। अब सिर्फ 1 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। तभी मेरे पावर फ्लिपर्स भी अचानक से कांपने लगे। वो ओवरलोड हो गए थे और कूलिंग मोड में चले गए। मेरी स्पीड कम होते ही मेरे पीछे पानी का बहाव एकदम से तेज हो गया। उस ऑक्टो शार्क का खूंखार जबड़ा अब मेरे बिल्कुल करीब था। मैं बस तैरने ही वाला था कि उसने मेरे बाएं पैर को बुरी तरह चबा लिया। मेरे डाइविंग सूट की सुरक्षा किसी कागज की तरह बेकार साबित हुई। उसके पैने दांत सूट को फाड़ते हुए मेरे मांस में गहराई तक धंस गए। दर्द की एक भयानक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। दर्द के मारे मेरा पूरा शरीर ऐंठने लगा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी क्रोबार उठाई और पूरी ताकत से ऑक्टो शार्क की आंख में दे मारी। लेकिन टन टन की आवाज हुई और क्रोबार टकराकर छिटक गई। उस राक्षस की पलकों पर हड्डियों जैसी एक पारदर्शी परत चढ़ी हुई थी। चोट लगने से वो ऑक्टो शार्क और भी ज्यादा पागल हो गया। वो मेरा पैर उखाड़ने के लिए पागलों की तरह अपना सिर झटकने लगा और उसके 3 टेंटिकल्स मेरी कमर और दोनों हाथों से लिपटकर मुझे और भी जोर से कसने लगे। दम घुटने का एहसास और भयानक दर्द एक साथ हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हड्डियां टूटने की कड़कड़ आवाज आ रही थी। मौत की तलवार मेरी गर्दन पर लटक रही थी। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा मरना तय है, मेरी गर्दन पर बने वो 3 शांत हरे रंग के निशान अचानक बहुत गर्म हो गए और फिर एक पल में ही वो गर्मी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उसी वक्त एक चमकदार हरे रंग की रोशनी मेरे शरीर से गोल आकार में बाहर की तरफ फूटी। मुझे बुरी तरह जकड़े हुए उस ऑक्टो शार्क को सीधा 5-6 मीटर दूर उछाल दिया गया और वो जोर से दीवार से जा टकराया। मैं अपनी जांघ पकड़कर कीचड़ में गिर पड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। सिर उठाया तो मैंने अपने सामने देखा, हवा में तैरती हुई हरे रंग की रोशनी से बनी एक इंसान जैसी आकृति। उसके लंबे और खूबसूरत शरीर को देखकर पता चल रहा था कि वो किसी औरत की परछाई है। उस ऑक्टो शार्क ने खुद को संभाला और अपने शिकार को हाथ से निकलता देख वो पूरी तरह पागल हो गया। उसकी ग्रे रंग की चमड़ी पल भर में खून से लाल हो गई। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलकर कई गुना बड़ा हो गया। उसकी पीठ के कांटे एकदम सीधे खड़े हो गए। वो अपने दूसरे सबसे खूंखार रूप में आ चुका था। लेकिन इस भयानक राक्षस के सामने उस हरी रोशनी वाली आकृति ने बस हल्का सा सिर घुमाया और एक गूंजती हुई औरत की आवाज बेहद घमंड के साथ पानी के अंदर गूंज उठी। एक छोटी सी मामूली मछली जिसने अभी तक अपना रूप भी नहीं बदला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये गुस्ताखी करने की? इतना कहते ही उस हरी आकृति ने अपनी पतली उंगलियों से हवा में इशारा किया। एक बेहद तेज और शुद्ध हरी रोशनी पंखे के आकार में फूट पड़ी। समुद्र का वो गहरा और गंदा तल पल भर में जगमगा उठा। हरे रंग की वो रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और आस पास के पूरे समुद्र को उसने अपने रंग में रंग दिया। और वही समुद्र की सतह पर चेन जय और चू शिन अपनी हवा वाली नाव को बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा रहे थे। इस भयानक ऊर्जा के फटने से पानी में भयंकर लहरें उठने लगीं।
उनकी नाव किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उछल गई। वो दोनों लोग अपने कुत्ते समेत गहरे समुद्र में जा गिरे और फिर उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इस हलचल ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बने शिहुआन पर्वत बेस को भी हिलाकर रख दिया। लाल बत्तियां चमकने लगी और लेवल 1 का अलार्म बजने लगा। सोंग कॉरपोरेशन की इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा सोंगहान। मैंने भी जमीन और आसमान को हिला देने वाले इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा। समुद्र के तल में मौजूद लोहे का बाजार और उसकी बुनियाद के सरिये इस रोशनी की लहर से पूरी तरह मिट गए थे। वहाँ समुद्र के तल पर सिर्फ एक चिकना और विशाल गड्ढा ही बचा था। वह घमंडी और दूसरे स्तर की खतरनाक ऑक्टो शार्क, उसका तो नामो निशान तक नहीं बचा था। वह खून की धुंध में बदलकर समंदर में घुल गई। हरे रंग की चमकती हुई वह रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और वह धुंधली सी परछाई चलकर मेरे सामने आ गई। उस जादुई औरत की आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। मूर्ख इंसान, एक मामूली सी मछली के लिए तूने मेरा एक रक्षा कवच बर्बाद कर दिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी, जो मुझे तेरे जैसे नाकारा इंसान का बोझ उठाना पड़ रहा है। उसके ठंडे और जादुई हाथों ने मेरी ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया। उसकी सूनी आंखों में बेहिसाब नफरत झलक रही थी। अपनी इस जान की हिफाजत करना सीख। अगर तेरे मरने की वजह से मेरी आत्मा को कोई भी नुकसान पहुंचा, तो चाहे मुझे कुदरत का कितना ही बड़ा कहर क्यों न सहना पड़े, मैं अपने ही हाथों से तेरी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलने दूंगी। समझ में आई मेरी बात? उसके इस खौफनाक रूप को देखकर मेरी तो सांसें ही रुक गईं और मैं बस घबराहट में अपना सिर हिलाता रह गया। उस औरत ने गुस्से से मुंह फेरा और तारों की चमक बनकर हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही वह हिफाजत करने वाला रोशनी का गोला भी टूट गया और समुद्र का बर्फीला पानी पल भर में अंदर भरने लगा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर तो कब का खाली हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने अनजाने में अपने पैर को हिलाया, इस पर नैन हाईज दाश थे जानता हरा कर न हरा, तो मैंने पाया कि मेरे पैर का भयंकर दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने नीचे देखा तो मेरे गोताखोरी वाले सूट में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, लेकिन उसके अंदर की मेरी त्वचा बिल्कुल नई और साफ लग रही थी। वहाँ चोट का कोई निशान तक नहीं था। मेरे पास इन सब पर हैरान होने का वक्त नहीं था। मैंने अपने पावर फ्लिपर्स की मदद ली और पूरी रफ्तार से पानी के ऊपर की तरफ तैरने लगा। मैं बुरी तरह से हांफते हुए नाव के किनारे को पकड़कर डेक पर चढ़ गया और पागलों की तरह ताजी हवा को अपने अंदर खींचने लगा। मेरी पीठ पर ठंड के मारे सिहरन दौड़ रही थी और मेरे हाथ पैर लगातार कांप रहे थे। मैंने धीरे से अपनी गर्दन को छुआ। हरे रंग के उन 3 जादुई निशानों में से अब सिर्फ 2 ही बचे थे। सबसे नीचे वाला निशान पूरी तरह से गायब हो चुका था और वहाँ बस एक हल्का सा लाल रंग का दाग रह गया था। तो ये जान बचाने के 3 मौके थे और मैंने बेवकूफ़ी में एक मौका बर्बाद कर दिया। लेकिन वो रहस्यमयी औरत आखिर थी कौन? उसकी एक उंगली से समंदर फट गया। वो सच में कुछ भी कर सकती थी। ऐसी ताकत तो इंसानों की सोच से भी परे है। मैं अभी उस खौफ से बाहर भी नहीं आ पाया था कि तभी पास ही समंदर से नाव चलाने की आवाज आने लगी। एक रबर की नाव मेरी तरफ आ रही थी। उस पर 2 हट्टे कट्टे गुंडे बैठे थे। उनके हाथों में देसी भाले और बड़े चाकू थे और उनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। मैं उनकी बातें सुन रहा था। पीछे बैठा दाढ़ी वाला आदमी अपनी टूटी फूटी नाव की शिकायत कर रहा था, जबकि आगे बैठा गंजा आदमी हंसते हुए कह रहा था कि वो मुझे बेहोश करके अपने साथ ले जाएंगे और मेरी नाव का सारा सामान वो दोनों आपस में बांट लेंगे। आखिरकार सॉन्ग शाओ को इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है। वो दोनों फुर्ती से मेरी नाव की छत पर चढ़ गए। गंजे ने अपने चाकू के पिछले हिस्से से रेलिंग पर वार किया और अकड़ते हुए चिल्लाया, ओए लड़के, सॉन्ग शाओ ने तुझ पर मेहरबानी की है। उन्होंने तुझे बात करने के लिए ऊपर बुलाया है। पहले अपने पास का सारा सामान हमें दे दे, खासकर खाने पीने की चीजें। अगर कुछ भी छुपाने की जरूरत की ना, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं अभी पानी के नीचे काफी देर तक अपनी सांस रोक कर रखा था। ऑक्सीजन की कमी से मेरी छाती अभी भी बुरी तरह हाँफ रही थी। मैंने बस आधी खुली आंखों से उन्हें देखा और कोई जवाब नहीं दिया। दाढ़ी वाला आदमी झुंझलाकर आगे बढ़ा और मेरी तलाशी लेने लगा, लेकिन उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, धड़ाम, एक गोली चलने की तेज आवाज से पूरी नाव गूंज उठी और पलक झपकते ही उसके माथे के बीचों बीच एक छेद हो गया। वो गंजा आदमी तो जैसे सुन ही पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। वो लोहे की जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से सिर पटक कर गिड़गिड़ाने लगा। भाई साहब, गलतफहमी हो गई, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। सॉन्ग शाओ को लगा कि आप अकेले हैं और खतरे में हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपकी मदद के लिए भेजा था। मैं बिना किसी भाव के उसके पास गया और अपनी बंदूक की नली सीधे उसके माथे पर तान दी। सच बता, किसने भेजा है तुम दोनों को, और तुम यहाँ क्या करने आए थे? गंजे ने कांपते हुए हाथों से सॉन्ग इमारत की तरफ इशारा किया और मशीन गन की तरह तेजी से बकने लगा। लेकिन मुझे उसके इस घटिया झूठ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। मैंने अपना सिर उठाया और सॉन्ग इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ देखा।
भले ही वो जगह यहाँ से बहुत दूर थी, फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई वहाँ से मुझे घूर रहा है। मैंने अपनी बंदूक नीचे कर ली। उस टकिए ने बस राहत की सांस ही ली थी कि तभी मैंने अपना बायां हाथ घुमाया और हवा में से लोहे की एक भारी रॉड मेरे हाथ में आ गई और सीधा उसके सिर पर दे मारी। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसकी लाश को समंदर में धकेल दिया और एक ठंडी मुस्कान के साथ खुद से कहा, तुझे जिंदा जाने दूं ताकि तू जाकर सबको बता दे, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। वो गोली की आवाज ही सबसे बड़ी चेतावनी थी। अब कुछ समय तक सोंग बिल्डिंग का कोई भी आदमी मुझ जैसे बंदूक वाले खूंखार इंसान से पंगा लेने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। मैं बुरी तरह से थक चुका था, इसलिए मैं गहरी नींद सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मैं बस सूखे मीट और तीखे स्नैक्स पर जिंदा था। शरीर को जरूरी ताकत ही नहीं मिल पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरा वजन कम से कम 5 किलो तो गिर ही गया है। मैंने अपना जादुई मछली पकड़ने वाला कांटा उठाया और डेक पर बैठ गया। अगर चारों तरफ ये तबाही का मंजर न होता तो ऐसा लगता जैसे मैं किसी छुट्टी पर आया हूँ। मैं बस पानी में तैरते उस कांटे को घूर ही रहा था कि तभी चूशिन की मासी की लाश मेरी नाव की तरफ बहती हुई आ गई। वो चिड़चिड़ा और मतलबी चेहरा मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद था। मेरे पिछले जन्म में यही औरत नाव पर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी जब शार्क मुझे जिंदा चबा रही थी और इसने मुझे बचाने के लिए उंगली तक नहीं उठाई थी। मैंने अपनी भौहें से कोड़ी, पास पड़ी लकड़ी की चप्पू उठाई और उसकी लाश को जोर से धक्का देकर अपनी नाव से दूर कर दिया। पिछले जन्म में तूने मुझे शार्क का चारा बनते हुए देखा था, अब इस जन्म में तू समंदर के इस खारे पानी का मजा ले। वहीं दूसरी तरफ वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर समंदर में चेन जय और चूशिन ने अपनी मासी को तो खो ही दिया था, साथ ही उनका सारा सामान भी डूब गया था। चूशिन के लगातार ताने सुनकर चेन जय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसने खींचकर चूशिन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इचोलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सोंग बिल्डिंग की तरफ जाने का फैसला किया और इधर मेरे मछली पकड़ने का भी आखिरकार मुझे एक शानदार इनाम मिल ही गया। मेरे कांटे की डोर अचानक भारी हो गई। मैंने जोर लगाकर उसे खींचा और सुनहरे अक्षरों वाला एक काले रंग का गिफ्ट बॉक्स मेरे डेक पर आ गिरा। उसके अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का 5 वाग्यू बारबेक्यू मील था। उसे देखकर तो मेरी आंखें ही फटी रह गईं। मैं उस बॉक्स को सीने से लगाए तुरंत अपने कैबिन के अंदर भागा और इत्तेफाक से ठीक उसी समय बाहर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। मैंने अपनी मेज पर पड़े सारे पुर्जे हटाकर जगह खाली की और अपना डिस्पोजेबल मिनी ग्रिल सेट कर लिया। पैकेट को फाड़ते हुए हथेली के आकार के 2 रिबाई स्टेक प्लेट में रखे थे। उनका लाल और सफेद मार्बलिंग किसी कलाकृति जैसा लग रहा था। मैंने झटपट जलने वाला कोयला जलाया और उस पर मक्खन लगा दिया। मक्खन के पिघलने की वह क्रीमी खुशबू पल भर में ही पूरी नाव में महक उठी। फिर मैंने वाग्यू बीफ को ग्रिल पर रखा। छन्न की आवाज के साथ चर्बी उबलने लगी। मीट की जबरदस्त खुशबू और फलों की लकड़ी का धुआं मेरी पूरी सांसों में भर गया। मैंने ठंडे कोला का एक और कैन खोला। मोमबत्ती की पीली लौ बारिश के बीच फड़फड़ा रही थी। एक बाइट उस कुरकुरे और रसीले वाग्यू का और एक घूंट उस ठंडे कोला का। मीट का ढेर सारा रस मेरे मुंह में घुल गया और कोला की ठंडक गले से नीचे उतर गई। वो चरम संतुष्टि जिससे मेरे शरीर का रोम रोम खिल उठा। और उसी वक्त सोंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर सोंग हान और अंकल जोंग के डिनर में सिर्फ डिब्बा बंद लंच मीट के टुकड़े और सूखी ब्रेड थी और आधा गिलास रेड वाइन थी जो बहुत देर से खुली रखी थी। सोंग हान ने दूरबीन से पूरी दोपहर मुझे देखा था। उसे लगा कि मैं समंदर से बस कचरा निकाल रहा हूँ और वो बोला, यह लड़का समंदर में अकेला भटक रहा है, न कुछ खाने को है न पीने को। सोने के अलावा शायद इसके पास कुछ काम भी नहीं है। अगर अभी इसे लंच मीट का एक टुकड़ा भी दे दिया जाए तो शायद ये खुशी से पागल हो जाएगा। उसे क्या पता था कि 1 किलोमीटर दूर इस छोटी सी नाव में मैं वो शानदार दावत उड़ा रहा था जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और रात भर की भारी बारिश के बाद चेन जय और चूशिन मलबे में फंस गए थे। यॉट तो मिला नहीं और सारा सामान भी खो गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। आखिर में सोंग बिल्डिंग के ब्रॉडकास्ट का पीछा करते हुए वो वहीं पहुंच गए और मैं यहाँ पुर्जों के ढेर को देखकर परेशान हो रहा था। हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर और पिस्टन रिंग तो मिल गए थे, लेकिन अभी भी अलॉय क्रैंकशाफ्ट की कमी थी। जब मैं सोच ही रहा था कि इसे कहाँ ढूंढूं, सोंग बिल्डिंग के लोग फिर से मेरे दरवाजे पर आ धमके। इस बार एक बूढ़ा आदमी आया था जिसने ट्यूनिक सूट पहना था। उसने अपना नाम झोंग जियांग बताया और कहा कि वो सोंग हान का आदमी है। मैंने भौहें सिकोड़ी और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कसी। हवा में से एक क्रोबार अचानक मेरी हथेली में आ गया। क्या इस बुढ़े को यहाँ मरने के लिए भेजा है? लेकिन उस बूढ़े ने अपने पैर से नाव को जरा सा दबाया और वो नीचे दब गई और वो किसी गरुड़ की तरह पंख फैलाकर हवा में उछल गया। फिर वो एकदम सधे हुए अंदाजे में डेक पर उतर आया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं।
ये बूढ़ा तो कोई पक्का खिलाड़ी निकला। वो किसी भूत की तरह तेजी से मेरे पास आया। उसके सूखे हुए हाथों ने लोहे के चिमटे की तरह मेरी कलाई जकड़ ली और एक ही झटके में उसे मरोड़कर नीचे दबा दिया। मैं दर्द के मारे चीख पड़ा। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। मैं हार मानता हूँ। तब जाकर मुझे समझ आया कि ये बूढ़ा दिखने में भले ही कमजोर लग रहा था, लेकिन इसकी ताकत तो सच में गजब की है। झोंग जियांग ने मेरा हाथ छोड़ा और बड़े शांत लहजे में बोला, मैं यहाँ तुमसे कोई दुश्मनी मोल लेने नहीं आया हूँ, बल्कि सोंग शाओ की तरफ से तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूँ। सोंग शाओ को तुम्हारा वो हुनर बहुत पसंद आया है जिससे तुम इस भयानक सुनामी में भी जिंदा बच निकले। वो तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहते हैं। ये सुनकर मैं एकदम चुप हो गया। प्रलय के इन शुरुआती दिनों में बड़ी ताकतों को काबिल लोगों की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और सोंग ग्रुप की बिल्डिंग जैसी जगह पर हो सकता है कि मुझे वो अलॉय क्रैंकशाफ्ट मिल जाए जिसकी मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि सीधे शहर की मांद में जाकर ही अपनी किस्मत आजमाई जाए। अगर बात नहीं भी बनी तो भी मेरे लिए वहाँ से भाग निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उनके सामने 2 कड़ी शर्तें रख दी। पहली शर्त, ऊपर जाने के बाद जो कोई भी मेरी इस नाव को हाथ लगाएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। दूसरी शर्त, अगर सौदा तय नहीं हुआ तो मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और तुम्हारे उस सोंग शाओ को भी अपने साथ ही ऊपर ले जाऊंगा। झोंग जियांग ने हल्का सा सिर हिलाया और तुरंत मेरी बात मान ली। मैं झोंग जियांग के पीछे पीछे सोंग ग्रुप की बिल्डिंग में चला गया। 50वीं मंजिल के मीटिंग रूम में पहुंचने के बाद आखिरकार मेरी मुलाकात सोंग हान से हुई। उसने नीले और काले रंग का सूट पहना था, आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था और वो देखने में काफी सभ्य और पढ़ा लिखा लग रहा था। लेकिन उसके बगल में जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि देश की सबसे मशहूर फिल्म स्टार शेन चिंग यू थी। उसके लंबे घने और घुंघराले बाल थे। उसने एक टाइट स्कर्ट पहनी थी और वो दिखने में बेहद हॉट लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर साफ चिड़चिड़ाहट दिख रही थी। शेन चिंग यू ने एक बड़ी स्टार होने का रौब झाड़ना चाहा, लेकिन मुझे इस तरह अनजान बने हुए देखकर वो नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली कि उसकी शक्ल रोजाना शहर के बीचों बीच लगी बड़ी LED स्क्रीन पर दिखाई देती है। मुझे अचानक से सब याद आ गया और मैंने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे हाँ, बड़ी स्टार। अब मुझे याद आया, पहले जब रात के सन्नाटे में मैंने तुम्हें देखकर न जाने कितनी ही गंदी हरकतें की हैं। यह बात सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। शेन चिंगयुए का चेहरा लाल पड़ गया और वह गुस्से से कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, तू एक नंबर का लुच्चा है। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने सोंगहान की तरफ देखा और मेरी मुस्कान गायब हो गई। सोंग साहब, ये मीठी मीठी बातें रहने दो। मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ, सीधा सौदे की बात करता हूँ। सोंगहान ने अपना चश्मा ठीक किया और शेन चिंगयुए को बैठने का इशारा किया। फिर उसने ताली बजाई और एक महिला असिस्टेंट खाने की 4 प्लेटें ले आई। हर प्लेट में 2 मोटे कटे हुए लंचन मीट और 2 ब्रेड के टुकड़े थे। शेन चिंगयुए ने मीट के टुकड़े में कांटा चुभाया और मुझे बड़ी नफरत से देखते हुए बोली, यह स्पैम का सबसे बढ़िया और महंगा माल है। तूने तो अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी इतनी शानदार चीज खाई होगी। यह सोंग साहब का तुझ पर एहसान है, चुपचाप उनका शुक्रिया अदा कर। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हूँ। एक डिब्बा बंद खाना क्या खा लिया, हवा में उड़ने लगी। सच में बिल्कुल गमवार है। यह कहते हुए मैंने अपने पीछे हाथ डाला और बर्फ जैसी ठंडी कोका कोला की एक कैन निकाल ली। सिर्फ ये सूखी ब्रेड खाने में क्या मजा है। सोंग साहब इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी मेहमानों को अपनी पीने की चीजें खुद लानी पड़ती हैं। ये कुछ ज्यादा ही कंजूसी नहीं हो गई। यह देखकर शेन चिंगयुए के हाथ से कांटा छूटकर सीधा प्लेट में जा गिरा। उसकी आंखें उस कोला की कैन पर गड़ी हुई थीं और वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके गले से घूंट निगलने की आवाज आई, मिठास से भरी इस ठंडी कोल्ड ड्रिंक के लिए। उसने सोंगहान के सामने न जाने कितनी बार मिन्नतें की थीं, लेकिन सोंगहान हर बार कह देता कि स्टॉक कम है और उसे पीने नहीं देता था। सोंगहान ने खुद को शांत दिखाने का नाटक किया और झोंगजियांग को स्टोर रूम से 3 कोला कैन लाने को कहा, SW कैट, लेकिन झोंगजियांग ने पीने से मना कर दिया। सोंगहान जैसे ही उसे वापस रखने लगा, मैंने झट से उसे छीन लिया। अरे वाह सोंग साहब, आप तो बड़े दरिया दिल हैं। अगर बूढ़े बाबा नहीं पी रहे हैं तो उनकी जगह मैं पी लेता हूँ, इसे बेकार क्यों जाने दें। यह कहते हुए मैंने एक साथ 2 कैन खोली और दोनों हाथों से उन्हें मुंह लगाकर गटागट पी गया। पीने के बाद मैंने एक जोरदार डकार ली। आहा, मजा आ गया। और है क्या, 2 कैन और ले आओ। सोंगहान ने अपना कांटा कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें गुस्से से फड़कने लगी। यह सब देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई सौदा हो रहा है। यह तो साफ खुली लूट थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ करने के लिए उसे खून का घूंट पीना ही पड़ा। सोंगहान आखिरकार सीधे मुद्दे पर आया और उस ऑक्टोशार्क के बारे में बात करने लगा। इस समंदर के इलाके की उस ऑक्टोशार्क ने
राशन ढूंढने गए हमारे बहुत से भाइयों को मार डाला है। कल जो मौसम ने भयानक रूप लिया था, तुम उसमें थिंदा बच गए, तो तुम्हें उस दैत्य की हालत के बारे में पक्का पता होगा। एक साइंस स्टेशन बास से जाने वाले की इस पर दस्तर उनके बास के बारे में पक्का पता होगा। तुम्हें इस पर दस्तर बास के बारे में पक्का पता होगा। एक साइंस स्टेशन बास के बारे में पक्का पता होगा। दोस्तीन चीना की वर्ज के बारे में पक्का पता होगा। तुम उसने दस्तर के बारे में पक्का पता होगा। तुम उसने दस्तर पास के बारे में पक्का पता होगा। दोस्तीन चीना के बारे में पक्का पता होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चुपचाप खत्म करने में हमारी मदद करो। मैंने कोला नीचे रखा और अपना डब्बा बंद गोश्त चबाते हुए बोला, ये भाईचारे की बातें मत करो, पहले ये बताओ कि इसमें मेरा क्या फायदा है। सोंगहान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हें जो भी सामान चाहिए बस मुंह से मांग लो। मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ, जब तक हम शिहवान पहाड़ी तक नहीं पहुँच जाते। मैंने भी बिना घुमाए फिराए कह दिया, मुझे अलॉय का क्रैंकशाफ्ट चाहिए और साथ में भरपूर खाना और पीने का साफ पानी। बाकी सब फालतू की बातें हैं। यह सुनकर सोंगहान ने सिर हिलाया। नीचे जनरेटर रूम में एक कबाड़ हो चुका डीजल इंजन पड़ा है। उसका क्रैंकशाफ्ट निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तुम साथ काम करने को तैयार हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। मैंने तुरंत हामी भर दी। सोंग भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके साथ काम करके मजा आएगा। खाना पीना हो गया, चलो अब निकलते हैं। शेन छिंगयुए की आंखें फटी रह गईं। क्या तुम्हें खाना हरमान करने के लिए थोड़ा वक्त नहीं चाहिए? मैंने बड़े आराम से मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। बस एक अधमरी मछली को ही तो मारना है, इसमें क्या हेम करना। 40वीं मंजिल पर बचे हुए लोगों के काम करने की जगह पर पहुंचकर सोंगहान ने इंतजाम किया। 10-12 हट्टे कट्टे गोताखोरों की टीम को मेरे साथ जाने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन मैंने नामे सिर हिला दिया और कोने में खड़े 2 सबसे डरे सहमे नौजवान लड़की जो शिंग और वांग यिंग की तरफ इशारा किया। ज्यादा लोग होंगे तो खतरा बड़ा होगा और वो दानव आसानी से चौकन्ना हो जाएगा। बस ये दोनों मेरे साथ चलेंगे। मेरी ये बात सुनते ही वहाँ खलबली मच गई। एक तगड़ा आदमी गुस्से से आगे आया और चिल्लाया, ओए लड़के, तू यहाँ क्या तीसमारखा बन रहा है? वो ऑक्टोशार्क बहुत ही खूंखार है और तू इन 2 कमजोर बच्चों को अपने साथ नीचे ले जाएगा। अगर तुझे मरने का शौक है तो बेवजह इन्हें अपनी बलि का बकरा मत बना। मैंने उसे घूर कर देखा और तंज कसते हुए हंसा। सच में अकल घुटनों में है, बस शरीर ही तगड़ा है। भला कौन बेवकूफ अपनी जान गंवाने जाएगा? इसे रणनीति कहते हैं, समझे? छोंग जियांग ने कड़क आवाज में चिल्ला कर कहा। किसी की भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। झो शेंग और वांग यिंग कांपते हुए लाइन से आगे आए। मेरे साथ डाइविंग सूट बदलने आओ। जब हम इमारत की 25वीं मंजिल के पानी से भरे हिस्से में पहुंचे, मैं अपनी स्पीयर गन चेक कर रहा था और झो शेंग और वांग यिंग सीढ़ियों पर सिकुड़ कर बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, नीचे जाने के बाद सब कुछ मेरे इशारे पर ही होगा। इधर उधर भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन मेरी इन बातों ने उनका बचा खुचा हौसला भी तोड़ दिया। झो शेंग अपना सिर पकड़कर फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस राक्षस को, कप्तान को बीच से चीरते हुए। हम बस 3 लोग हैं, हम कैसे जिंदा बचेंगे? वांग यिंग भी रोते हुए कहने लगी कि वो मरना नहीं चाहती। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और बेबसी से आह भरी। इतने कमजोर दिल के साथ ये दोनों अब तक जिंदा कैसे हैं? ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता था। मैंने अचानक अपने चेहरे पर एक शहीद वाला भाव ओढ़ लिया और स्पीयर गन को अपनी पीठ पर टांग लिया। तुम दोनों यही रुकोगे? दोनों पल भर के लिए सुन पड़ गए। वांग यिंग को तो यकीन ही नहीं हुआ। तुम अकेले नीचे जाओगे? ये तो सीधे मौत के मुंह में जाने वाली बात है। मैंने अपनी कमर सीधी की और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहा, किसी न किसी को तो जाना ही होगा ना। अगर मैं अपनी जान दाम पर नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? ताकि इंसानियत जिंदा रह सके, ताकि इस मनहूस कयामत के दौर में उम्मीद की कोई किरण तो बचे। इसके सामने मेरी जान का ये खतरा कुछ भी नहीं है। मेरी इन बातों ने झो शेंग और वांग यिंग को अंदर तक झकझोर दिया। उनके दिलों में शर्मिंदगी और मेरे लिए सम्मान की लहर दौड़ गई। झो शेंग ने अपनी नाक पोंछी और बोला, लू भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। वांग यिंग ने भी हामी भरते हुए सिर हिलाया, मैं भी चलूंगी। लेकिन मैंने उन्हें जोर से डांटते हुए रोक दिया। क्या बेवकूफ़ी है ये? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारा पूरा भविष्य तुम्हारे सामने है। क्या जान पर खेलने वाले ये काम तुम लोगों के बस के हैं? झो शेंग ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन लू भाई, आप भी तो इतने बूढ़े नहीं हो। मैंने एक तजुर्बेकार इंसान की तरह जोर से हंसते हुए छत की तरफ देखा। याद है वो दिन जब मैंने दुनिया का कोना छाना था, ट्रेन की पटरियों पर अपनी टांगे अडाकर स्टंट किए थे। और तो और
टॉयलेट के अंदर का पानी तक पिया है। मेरे तजुर्बे की बराबरी तुम लोग कभी नहीं कर सकते। इतना कहकर मैंने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और बिना कुछ सोचे समझे समंदर के बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। किनारे पर सिर्फ जो शेंग और वांग यिंग रोते और चिल्लाते हुए रह गए, लू भाई आपको जिंदा लौट कर आना ही होगा। जबकि पानी के अंदर मैं अपना सिर हिलाते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। सच में इन आज के बच्चों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, क्योंकि मेरा उस ऑक्टो शार्क को मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मैं शांति से अपनी मछली पकड़ने की स्किल बढ़ा सकूं और लगे हाथ दिखावे के लिए कुछ चीजें भी जुगाड़ लूं। मैं तैरकर सोंग बिल्डिंग के पीछे वाले एसी कंप्रेसर के चबूतरे के पास पहुंच गया। ये जगह सबकी नजरों से बिल्कुल छिपी हुई थी, यहाँ कोई भी मुझे नहीं देख सकता था। फिर मैंने अपना गॉड लेवल फिशिंग रॉड निकाला और मछली पकड़ने लगा, लेकिन लगातार 8 बार मेरे कांटे में सिर्फ कचरा ही फंसा। खाने लायक बस एक बिस्कुट का पैकेट और एक सेब ही निकला। मेरा तो दिमाग ही जराब हो गया। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये मेरी आखिरी कोशिश है, भगवान के लिए इस बार कुछ ढंग का दे देना। अचानक कांटे की डोरी जोर से नीचे खींची। मुझे लगा फिर से कोई कचरा होगा, लेकिन उसका भारीपन बता रहा था कि ये चीज कोई जिंदा जानवर है जो कांटे को कसकर पकड़े हुए पागलों की तरह अपना सिर झटक रहा था। मुझ में तुरंत जोश आ गया और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचना शुरू किया। 5-6 मिनट की जद्दोजहद के बाद रॉड अचानक हल्की हो गई और छपाक की आवाज के साथ पानी से महज एक हाथ जितनी लंबी गुलाबी रंग की डॉल्फिन बाहर आई। उसका पूरा शरीर गुलाबी सफेद था और त्वचा किसी मोती की तरह चिकनी थी। उसके गोल मटोल माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक उंगली जितनी लंबी और घुमावदार सींग निकली हुई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी और नम आंखों से बड़ी मासूमियत से मुझे देख रही थी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। ये एक नन्ही डीप सी ड्रैगन डॉल्फिन है जिसे इवॉल्व किया जा सकता है। अभी इसका लेवल सिर्फ लाइफस्टाइल ग्रेड का है, लेकिन इसकी क्षमताएं किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसके सिर की सींग मोटी स्टील की प्लेट के भी आर पार हो सकती है और पानी के अंदर इसकी टॉप स्पीड 30 नॉट की है। बड़े होने पर यह मौसम को भी काबू कर सकता है और पूरे समंदर का बादशाह बन सकता है। खुशी के मारे मैंने उस छोटे ड्रैगन डॉल्फिन के माथे पर उंगली चुभोई। अरे गंजब, ये तो एकदम जादुई जानवर है। मैंने उसका नाम शाओ बाई रख दिया। शाओ बाई मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल गया और अपना मुंह मेरी पैंट के पास रगड़ने लगा। मैंने घबराकर उसे पीछे ढकेला। अबे ओ, तू लड़का है या लड़की? आते ही अपनी चालू हरकतें दिखा रहा है। मेरी बात सुनकर शाओ बाई की आंखें भर आईं, जैसे उसे बुरा लगा हो। मुझे मजबूरन उसे पुचकारना पड़ा और पलक झपकते ही उसकी उदासी छूमंतर हो गई। वह अपनी पूंछ को हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह तेजी से हिलाने लगा। मैंने देखा कि काफी देर हो चुकी है, तो मैंने समंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, शाओ बाई जा मेरे लिए एक ऑक्टोपस या कोई शार्क पकड़ कर ला। शाओ बाई ने अपनी आंखें झपकाई और सुई से एक गुलाबी बिजली की तरह पानी में गोता लगा गया। 5 मिनट भी नहीं लगे और वो पानी फाड़ते हुए बाहर आ गया। उसके मुंह में एक इंसान के बराबर का ऑक्टोपस दबा हुआ था और अपनी पीठ पर उसने एक मरी हुई विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क लाद रखी थी। उसने अपने शिकार को लाकर सीधा मेरे पैरों के पास पटक दिया और सीना तानकर मेरी शाबाशी का इंतजार करने लगा। बाप रे, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इसका छोटा सा शरीर और इतनी खूंखार ताकत, सच में गजब है यार। मैंने ऑक्टोपस का एक टेंटिकल और शार्क का एक फिन काट लिया और अपने डाइविंग सूट पर भी जानबूझकर कुछ कट लगा लिए। फिर उन लाशों को लात मारकर वापस समंदर में फेंकते हुए शाओ बाई से कहा, बाकी का गोश्त तू खा ले और खाकर मेरी नाव के आस पास छिप जाना। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, समझे? शाओ बाई ने प्यार से अपना सिर मेरी हथेली पर रगड़ा और अपने शिकार को खींचते हुए गहरे समंदर में गोता लगा गया। और ठीक उसी वक्त सोंग ग्रुप की बिल्डिंग के सबसे ऊपरी माले पर शेन चिंग यू इंतजार करके पक चुकी थी और उसने सोंग हान पर ताना मारते हुए कहा, 4 घंटे हो चुके हैं। वो गंवार पक्का अब तक पानी में डूबकर मर चुका होगा और एक तुम हो जो पागलों की तरह यहाँ उसका इंतजार कर रहे हो। सोंग हान के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। अब उसे भी घबराहट होने लगी थी। तभी झोंग जियांग ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे उस लड़के की समझ नहीं आ रही, लेकिन जाने से पहले उसका जो आत्मविश्वास था वो कोई दिखावा नहीं था। हो सकता है उसके पास सच में कोई हुक्म का इक्का हो। दूसरी तरफ जो शेंग और वांग यिंग पानी में डूबे हुए इलाके में थे। उन्होंने 4.5 घंटे तक इंतजार किया। उन्हें लगा कि मेरा मरना तो पक्का है और वो बस अंकल झोंग को ढूंढने ही वाले थे। तभी अचानक उनके पीछे पानी में से बुलबुलों की आवाज आई। मेरा सिर झटके से बाहर निकला और मैं जोर जोर से हाँफने लगा। रुको भाभी, हाथ मत उठाना, ये मैं हूँ भैया। मैं उन दोनों को लेकर 40वीं मंजिल पर बचे हुए लोगों के कैंप में वापस आ गया। इस वक्त वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण था।
कोई अपने आंसू पोंछते हुए कह रहा था कि मेरी वजह से जो शेंग और वांग यिंग मारे गए, तो कोई लड़ झगड़ कर सोंग हान से जवाब मांग रहा था। शेन चिंग्युए ने अपना नाक सिकोड़ते हुए बड़ी नफरत से कहा, सोंग मास्टर, आपको तो इस सौदे में बहुत भारी नुकसान हो गया। वो गंवार पक्का इस नाव को छोड़कर भाग गया होगा। सोंग हान ने अपनी पीठ के पीछे बंधी मुट्ठी को हल्का सा भींचा। क्या सच में उसने उस लड़के को पहचानने में गलती कर दी थी? ठीक उसी वक्त जंग लगा हुआ पिछला दरवाजा धीरे से खुला। मैं पूरी तरह भीगा हुआ वहाँ से बाहर निकला। मेरे डाइविंग सूट में कई बड़े बड़े छेद हो गए थे और मेरे पीछे कोई नहीं था। वो हटता कटता आदमी जिसे मैंने पहले डराया था, वो झटके से मेरी तरफ लपका और मेरा कॉलर पकड़कर गुर्राते हुए चिल्लाया, ओए लू, वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? तब जाकर सबको समझ आया कि मैं अकेला वापस लौटा हूँ और पक्का मैंने जो शेंग और वांग यिंग को चारे की तरह इस्तेमाल करके मरने के लिए छोड़ दिया है। लोगों का गुस्सा एकदम से बेकाबू हो गया। उस आदमी का मुक्का बस मेरे चेहरे पर पड़ने ही वाला था। तभी सोंग हान ने ठंडे स्वर में कहा, रहने दो, मान लेते हैं कि मेरी ही आंखें अंधी हो गई थीं। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का मुझ पर पड़ने वाला था, धड़ाम की आवाज के साथ पिछला दरवाजा जोर से खुला। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लू भैया को मारने की? वहाँ मौजूद हर कोई सुन न रह गया। मैंने बड़े आराम से अपना कॉलर ठीक किया और जमीन पर पड़े ऑक्टोपस के टेंटिकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ऑक्टोपस का पैर है। फिर मैंने शार्क के उस कटे हुए फिन की तरफ इशारा किया और उस हट्टे कट्टे आदमी को घूरते हुए मजाक उड़ाया, और ये तुम हो? ये सुनकर वो आदमी एकदम कंफ्यूज हो गया। ये मैं हूँ, मैंने पूरी गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, एक शार्क का हाथ, यानी एक नंबर के बेवकूफ। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? भीड़ में से कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उस हट्टे कट्टे आदमी का चेहरा शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां ऐसे भींची कि हड्डियां कड़कने की आवाज आ गई। लेकिन जमीन पर पड़े उस भयानक दानव के टुकड़ों को देखकर उसकी सिट्टी पिटी ऐसी गुम हुई कि मुंह से एक चू तक नहीं निकली। इतने खूंखार राक्षस को मारने वाले बाहुबली से पंगा लेने की हिम्मत भला कौन करेगा? जोंग जियांग ने नीचे बैठकर उन कटे हुए टुकड़ों की जांच की और सिर हिलाते हुए कहा, इसका मांस बेहद सख्त है और इसमें एक खौफनाक ऊर्जा महसूस हो रही है। यह बिल्कुल उसी ऑक्टो शार्क की निशानी है। यह सुनते ही पूरी भीड़ में खलबली मच गई। अब हर कोई मुझे किसी भगवान की तरह पूजने लगा था। शेन चिंग युए की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरानी से अपने होंठों पर हाथ रख लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे जैसा एक आम सा दिखने वाला इंसान अकेले ही उस ऑक्टो शार्क को मार गिराएगा। लेकिन मैं शांति से आगे बढ़ा और बड़ी ही शालीनता से झो शेंग और वांग यिंग के कंधे थपथपाते हुए बोला, सच कहूँ तो मेरी बस किस्मत अच्छी थी। अगर इन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर उस दानव का ध्यान नहीं भटकाया होता और मेरे लिए मौका नहीं बनाया होता, तो मैं भी उसे कभी नहीं मार पाता। यह सुनकर जो शेंग और वांग यिंग एकदम हक्के बक्के रह गए, जबकि असलियत तो ये थी कि सीढ़ियों के पास ही डर के मारे उन दोनों की पैंट गीली हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी सफाई दे पाते, भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें असली हीरो मानकर उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। मैं संतुष्टि से सिर हिला रहा था। ये झूठी शोहरत जिसे चाहिए वो रख ले, मुझे तो बस अपने असली फायदे से मतलब है। सोंग हान खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मुझे इनाम की बात करने के लिए ऊपर ले गया, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक आ गई। उस डीजल इंजन की मशीनरी बहुत ही पेचीदा है। क्रैंकशाफ्ट को निकालने के लिए खास औजारों और काफी समय की जरूरत पड़ेगी। मुझे डर है कि तुम्हें एक रात और इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने ताली बजाई। तभी 4 बेहद हॉट और खूबसूरत लड़कियां अंदर आईं। उनके हाथों में मालिश का तेल और तौलिए थे। सोंग हान ने एक मतलब भरी शरारती मुस्कान के साथ कहा, आज रात तुम यही रुको और जी भरकर आराम करो। कल सुबह होते ही क्रैंकशाफ्ट तुम्हारे हाथों में सौंप दी जाएगी। मैं मन ही मन तंजस से मुस्कुराया। सोंग हान, ये शातिर लोमड़ी, ये मुझे इन ऐशो आराम के जाल में फंसा कर यहीं कैद करना चाहता है, ताकि धीरे धीरे मैं इसका वफादार बन जाऊं। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो शायद मैं इसके झांसे में आ भी जाता, लेकिन अब मैंने बड़ी चालाकी से उसकी बात मानने का नाटक किया। जब सोंग शाओ इतने मेहरबान हैं, तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अंधेरा होते ही मैं क्रैंकशाफ्ट चुराकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स,